डूम्सडे रूल लागू हो गया है। पृथ्वी पर हर जिंदा इंसान को 9 शब्द या किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है जिसका मतलब नेगेटिव हो। एक बार कहो और तुम उसी जगह मरकर गिर जाओगे। और मेरे पड़ोसी ने इस पक्के रूल, इस नो बैन का इस्तेमाल करके मुझसे मेरा बच्चा खुचा सारा खाना लूट लिया। एड्रियन, मेरा पानी खत्म हो गया है, क्या तुम मुझे अपना आधा पानी दे सकते हो? एड्रियन, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्या मैं वो खाना ले सकता हूँ जो तुमने बचा कर रखा है? मुझसे सब कुछ छीनने के बाद उसने मुझे बालों से पकड़ लिया। तुम्हारी जगह से मिले क्रैकर्स का वह आखिरी पैकेट बिल्कुल भी बुरा नहीं था। वो दुनिया की कोई फिक्र किए बिना हंसता है, जानबूझकर जितना हो सके उतनी जोर से चबाता है। मैं उसे घूरता हूँ, गुस्से से जल रहा हूँ और पूरी तरह से बेबस हूँ। आखिर में भूख और अपमान से तड़पते हुए मेरी मौत हो जाती है। जब मैं दोबारा अपनी आंखें खोलता हूँ तो मैं डूम्सडे रूल शुरू होने से एक दिन पहले वापस आ गया। दीवार के पार मैं नोरा मार्क्स की पत्नी को मीठी मीठी बातें करते हुए धीरे धीरे हंसते हुए सुनता हूँ। डार्लिंग, क्या तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहोगे? मैं मुस्कुराता हूँ। इस बार शिकारी और शिकार अपनी जगह बदल रहे हैं। न सिर्फ मैं मार्क्स से वो सब कुछ वापस लूंगा जो उसने लिया था, वो भी 2 गुना, बल्कि मैं उसे वो सब कुछ सौंपने पर मजबूर कर दूंगा जो उसे प्यारा है। उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसकी हर एक चीज। एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई नो नहीं कह सकता। हर सवाल एक ऐसा हथियार है जो इतना तेज है कि वो तुमसे सब कुछ छीन सकता है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं ये समझने में बहुत स्लो था कि ये रूल असल में कैसे काम करता है। नो बैन ऐसा लगता है जैसे ये सवाल पूछने वाले को अनलिमिटेड पावर दे देता है, लेकिन इसकी असली जड़ लॉजिक। सही सवाल बनाओ और तुम अपने दुश्मन को एक ऐसे पैराडॉक्स में फंसा दोगे जिससे वे बच नहीं सकते। और एक टॉप लॉ स्टूडेंट होने के नाते लॉजिक, ट्रैप्स और लैंग्वेज के साथ खेलना ही वह काम है जो मैं सबसे अच्छे से करता हूँ। मैं बिस्तर से उठता हूँ और इसे कंफर्म करता हूँ। आज वह दिन है जब सब कुछ बदलने वाला है। मैं अपना बैंक बैलेंस चेक करता हूँ। 2 लाख सब वही है, वह पैसा जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे ग्रेजुएट स्कूल के लिए बचाया था। मेरी पिछली जिंदगी में डूम्सडे रूल लागू होते ही इसकी कोई कीमत नहीं रही थी, लेकिन अब ये पहला लीवर है जिसका इस्तेमाल मैं अपने बदले की शुरुआत के लिए करूंगा। मैं शहर की सबसे बड़ी सुपरमार्केट का ऐप खोलता हूँ और तेजी से और बिना किसी रहम के अपने कार्ट में सामान भरना शुरू करता हूँ। जो भी सप्लाई मेरे दिमाग में आती है वह लिस्ट में जाती है। 20 मिनट बाद 2 लाख का ऑर्डर तैयार है। नोट्स फील्ड में मैं एक लाइन टाइप करता हूँ, क्या आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? फिर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। कंफर्मेशन स्क्रीन तुरंत पॉपअप होती है। ये काम कर रहा है। मैं बाहर उस दुनिया को देखता हूँ जो अभी भी शांत और बेखबर है और मेरे होठों पर एक ठंडी स्माइल आ जाती है। मार्कस, खेल शुरू हो चुका है, क्या तुम तैयार हो? अगली सुबह ठीक 9 बजे एक ठंडी मैकेनिकल आवाज पृथ्वी के 7 अरब लोगों के दिमाग में एक साथ गूंजती है। रूल की अनाउंसमेंट तुरंत लागू होती है। सभी समझदार जीवों को 9 शब्द या कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने से मना किया जाता है जिसका मतलब नेगेटिव हो। गेम को एंजॉय कर। एक सांस रोक देने वाले पल के लिए दुनिया एकदम शांत हो जाती है। फिर ये चीखों और क्योस में ऐसे फूट पड़ती है जैसे समंदर में कोई एवलांच आ गिरा। मैं खिड़की पर खड़ा होकर पूरी शांति के साथ नीचे सड़क को देख रहा हूँ। पास ही में एक आदमी दहशत में दूसरे की तरफ घूमता है और चिल्लाता है, मेरे पास मत आना। अगले ही सेकंड एक अनदेखी ताकत उसे मिटा देती है। राग के अलावा कुछ नहीं बचता। हर तरफ खौफ की चीखें गूंज उठती है। मैं शांति से पर्दे खींच देता हूँ ताकि चीखें अंदर ना आ सके। मेरा फोन बजता है। ये सुपरमार्केट का मैनेजर है। उसकी आवाज आंसुओं से कांप रही है। वह लड़खड़ाते हुए शब्दों में पूछता है कि अगर मैंने ऑर्डर दिया है तो नोट इतना अजीब क्यों है? मैं एकदम शांत पानी की तरह जवाब देता हूँ, क्या आप ऑर्डर का सारा सामान डिलीवर करने के लिए तैयार हैं? दूसरी तरफ सन्नाटा। 1 घंटे बाद एक बहुत बड़ा ट्रक मेरी बिल्डिंग के नीचे आकर रुकता है। कई पीले पड़े हुए चेहरे वाले वर्कर्स, मैनेजर और मेरे बीच एक दोस्ताना नेगोशिएशन के बाद सामान ऊपर लाना शुरू करते हैं। मेरा अपार्टमेंट 3rd फ्लोर पे है। कोई लिफ्ट नहीं। मेरा सामान जल्दी ही पूरे हॉलवे में भर जाता है। पड़ोसी अपने पीप होल से आंखें गराए खौफ और लालच से घूर रहे हैं, लेकिन कोई बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। जब आखिरी बॉक्स फाइनली ऊपर आ जाता है तो वर्कर मुझे देखता है। उसके होंठ कांप रहे हैं। वह मुश्किल से खड़ा है। सर, क्या हम अब जा सकते हैं? मैं मुस्कुराता हूँ और उनमें से हर एक को पानी की एक बोतल और ब्रेड का एक पीस देता हूँ। बिल्कुल, क्या आप अभी जाने के लिए तैयार हैं? जैसे कैदियों को माफी मिल गई हो। वे हाथ पैरों के बल रेंगते हुए भाग जाते हैं। मैं दरवाजा बंद करता हूँ, सामान के पहाड़ के सहारे टिक जाता हूँ और फाइनली खुद को थकान का वो बोझ महसूस करने देता हूँ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं एक बिल्कुल नया टूल बॉक्स खोलता हूँ और अपने शेल्टर को मजबूत करना शुरू करता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने एक पड़ोसी की मदद की पुकार का जवाब देने की गलती की थी और यह राज खोल दिया था कि मेरे पास सामान है। उन्हीं पुकारों ने मार्क्स नाम के उस भूखे भेड़िए को मेरे दरवाजे तक ला खड़ा किया था। इस बार मेरी दुनिया को सिर्फ शांति चाहिए। मैं पूरी दोपहर हर दरवाजे और खिड़की की हर दरार को सील करने में बिता देता हूँ। मैं बेडरूम के दरवाजे पर 3 एक्स्ट्रा ताले लगाता हूँ। जब यह हो जाता है तो मैं काउच पर गिर पड़ता हूँ। पानी के कुछ बॉक्स अभी भी बाहर हॉलवे में रखे। मैं अपनी सांसें कंट्रोल करता हूँ और आखिरी बार जोर लगाने के लिए खुद को उठाता हूँ। जैसे ही मैं आखिरी बॉक्स अंदर खींच रहा होता हूँ, हॉल के उस पार वाला दरवाजा खुलता है। मार्क्स अपना सिर बाहर निकालता है। उसके चेहरे पर वही पहले से रिहर्सल की हुई स्माइल है, एक गर्म जोशी भरे दोस्ताना पड़ोसी वाली स्माइल। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें बॉक्सेस पर पड़ती है, मैं अभी तक अंदर नहीं गया हूँ। मैं उसकी आंखों की गहराई में लालच की वो चमक पकड़ लेता हूँ। बिल्कुल वही लुक जो मेरी पिछली जिंदगी में था, जब उसने मुझे दीवार से सटाकर फंसाया था। वह मुझे देखता है और सरप्राइज का दिखावा करता है। वाह एड्रियन, क्या तुम शिफ्ट हो रहे हो? उसकी नजरें मेरे बगल में रखे पानी के बॉक्सेस पर ऐसे टिक जाती है जैसे कोई सांप अपनी जीभ लपलपा रहा हो। मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस उसकी एक्टिंग देखता हूँ। मेरी
पिछली जिंदगी में ये दया का यही मुखौटा था जिसने मुझे धोखा दिया था। उसने एक परवाह करने वाले बड़े दोस्त का नाटक किया, मेरी जिंदगी के बारे में पूछा और मुझे जो कुछ भी पता था वो सब उगलवा लिया। और फिर जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो उसने अपने असली दांत दिखाए। मेरी खामोशी से बिना घबराए वह मुस्कुराता रहता है और कैजुअली मेरे पैरों के पास रखे पानी के बॉक्स की तरफ इशारा करता है। मैं उस उंगली को घूरता हूँ, अपने हाथ में पकड़े रेंच को उस पर दे मारने की इच्छा को रोकता हूँ। मुझे शांत रहना होगा, अभी सही वक्त नहीं आया है। शिकार पहले ही मेरे जाल में कदम रख चुका है, मुझे बस उसे अपनी मर्जी से एक एक कदम करके सीधे जाल के बीच में लाना है। उसे लगता है कि वो अभी भी कंट्रोल में है, अभी भी शिकारी है और मैं अभी भी वही बेबस बेवकूफ शिकार हूँ जिसके साथ वो जो चाहे कर सकता है। वो मुझे सबसे आसान सवालों के साथ टेस्ट करना चाहता है, यह देखने के लिए कि क्या मैं रूल समझता हूँ, मेरी लिमिट्स जानने के लिए। वह मेरा दरवाजा खोलना चाहता है और मेरी चीजें सबसे कम कीमत पर लेना चाहता है। तो फिर पूछो, तुम्हारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द वो रस्सी बन जाएगा जिससे तुम खुद को फांसी लगाओगे। मार्क्स फाइनली अपना छोटा सा वन मैन शो खत्म करता है, नीचे झुकता है और अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाता है और एक ऐसी टोन अपनाता है जो उसे गर्मजोशी से भरी और दोस्ताना लगती है। एड्रियन यार, बाहर बहुत गर्मी है, क्या तुम वो आधा पानी मेरे साथ शेयर कर सकते हो? और ये रहा सवाल। वह सवाल किसी शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह आगे बढ़ता है और उमस भरे हॉलवे में लहरों की तरह फैल जाता है। हवा जैसे जम सी जाती है। मैं सूरज की आखिरी रोशनी में उड़ते हुए धूल के छोटे छोटे कण भी देख सकता हूँ। मार्क्स ने वो परफेक्ट स्माइल बनाए रखी है, उसकी आंखों में ये पक्का यकीन चमक रहा है कि वो पहले ही जीत चुका है। उसे यकीन है कि मैं मना नहीं कर सकता। आखिर ये रूल सब पर बराबर लागू होता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसी सवाल का सामना करते हुए मैं घबरा गया था, लड़खड़ाते हुए शब्द बोल रहा था कि क्या कहूँ। आखिर में रूल के उस अनदेखे बोझ तले दबकर मैंने बिना कुछ कहे हार मान ली थी। पानी का वो बॉक्स मेरे दरवाजे से अंदर उसका पहला कदम था और तबाही की तरफ मेरा पहला कदम। लेकिन अब उसके उस नकली चेहरे को घूरते हुए मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा और पूरी तरह शांत है। उसे लगता है कि उसका सवाल बहुत चालाकी भरा है। क्या तुम आधा शेयर कर सकते हो? यह एक टेक्स्ट बुक की तरह गोलमोल और खुले सिरे वाला सवाल है। ये जालों से भरा हुआ है। वह डकैती को दरियादिली के रूप में छिपाने के लिए पड़ोसियों की जान पहचान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वह नो बैन की ताकत का फायदा उठाता है ताकि ये पक्का कर सके कि मैं मना न कर सकूं। अगर मैं मान जाता हूँ तो उसने फ्री में रूल की लिमिट्स नाप ली और मेरी कमजोरी को कंफर्म कर लिया। अगर मैं घबराता हूँ और बहस करके बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ तो उससे पक्का पता चल जाएगा कि मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे वो आसानी से कुचल सकता है। अपना ये नाटक बंद करो मार्कस, तुम्हारी ये सस्ती स्माइल तुम्हारे अलावा और किसी को बेवकूफ नहीं बना रही है। जवाब देने के बजाय मैं धीरे से अपना मुंह खोलता हूँ। मार्क्स, मुझे ठीक से समझ नहीं आया, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं जानबूझकर रुकता हूँ, फिर मैं एक एक शब्द करके उसके अभी कहे गए शब्दों में छिपे हर बिना कहे मतलब को सामने रखता हूँ। क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या मैं वह पानी जो मैंने मेहनत से खरीदा 3 मंजिल ऊपर खींच कर लाया उसे लूंगा और उसका आधा हिस्सा तुम्हें फ्री में दे दूंगा? क्या तुम्हारा यही मतलब है? हॉलवे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। मार्क्स के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, वो गर्मजोशी गायब हो जाती है और उसकी जगह एक तेज शक ले लेता है। उसने पक्का इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसकी नजरों में मैं हमेशा शांत रहने वाला इंसान था, सच कहूँ तो थोड़ा स्लो, और फिर भी मैं यहाँ इस तरह की चाल चल रहा हूँ। मैंने उसके छिपे हुए मतलब को खोल कर टेबल पर रख दिया है और अब उसके पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं है। जिस पल वो इसे मानेगा उसका पूरा अच्छे इंसान का नाटक यही सबके सामने टूट जाएगा। डोम्सडे, कयामत के इस वक्त में जो कोई भी खुलेआम बिना कुछ किए कुछ पाना चाहता है वह तुरंत सबके लिए एक टारगेट बन जाता है। लेकिन वो नो भी नहीं कह सकता क्योंकि इसका मतलब तुरंत मौत है। हॉलवे में कई दरवाजे थोड़े से खुल जाते हैं, आंखें और कान पीछे से उन पर चिपके हुए हैं। डोम्सडे रूल के तहत होने वाले पहले असली टकराव को टेंशन के साथ देख रहे हैं। मैं उन सभी आंखों को मार्क्स और मेरे बीच आते जाते महसूस कर सकता हूँ। मार्क्स के माथे पर पसीने की एक पतली परत बनने लगती है, जोर से निगलते हुए उसका गला ऊपर नीचे होता है। उसका वो मतलबी दिमाग ओवर टाइम काम कर रहा है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए बेचैन है, लेकिन मैं उसे कोई रास्ता नहीं दे रहा हूँ। मैं फिर से मुस्कुराता हूँ, इस बार थोड़ी और गहरी स्माइल जिसमें किनारे पर मजाक उड़ाने की झलक है, और मैं अपना दूसरा सवाल फेंकता हूँ, या शायद मैं शब्दों को खींचता हूँ। अपनी नजरें उसके कंधे के पार उसके पीछे आधे खुले दरवाजे की तरफ जाने देता हूँ। क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या तुम अपनी खूबसूरत पत्नी नोरा को इस आधे पानी के बदले मुझे सौंपने के लिए तैयार हो? मार्क्स के दिमाग में कुछ फट पड़ता है, उसके सोचने समझने की आखिरी उम्मीद भी साफ टूट जाती है। उसका चेहरा जमे हुए सफेद रंग से गुस्से में लाल बैंगनी हो जाता है, फिर एक फीके ग्रे ग्रीन रंग में बदल जाता है। वह मुझे आंखें फाड़कर घूरता है। उसके अंदर के लालच और चालाकी का हर निशान शौक और कच्चे गुस्से से मिट चुका है, जैसे वो अभी मुझ पर झपटने और मुझे फाड़ देने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। मेरे शब्द हॉलवे में किसी बम की तरह गिरते हैं। इस नाटक का रोमांच साफ तौर पर डोम्सडे के किसी भी डर से ज्यादा है। मार्क्स के पीछे दरवाजा एक चरमराती आवाज के साथ पूरा खुल जाता है। नोरा के शांत खूबसूरत चेहरे पर कंफ्यूजन और डर साफ दिख रहा है। उसने पक्का वो बहस सुनी थी और चेक करने के लिए बाहर आई थी, लेकिन वो सीधे मेरी कही हुई हर बात के बीच आ खड़ी हुई। कोई वार्निंग नहीं, कोई बचाव नहीं। टाइम धीमा हो जाता है। मैं उसके चेहरे का रंग उड़ते हुए देखता हूँ जब तक कि वो कागज की तरह सफेद नहीं हो जाता। फिर उसकी नजरें मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे से झटके से हटकर अपने पति मार्क्स पर टिक जाती है। वह एक जवाब, एक एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रही है, और मार्क्स मेरे सवाल से वहीं जम गया है। हर पड़ोसी की नजरों के सामने वहीं फंसा हुआ है, ठीक अपनी उस पत्नी के सामने जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करता है। वो पहले सवाल को नहीं मान सकता। ये तो मौके पर ही सोशल सुसाइड होगा। वो दूसरे सवाल को
को भी नहीं मान सकता, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो अपनी फैमिली को अभी तबाह नहीं करना चाहता। लेकिन वो नो भी नहीं कह सकता। हवा में सबके सामने किसी को नीचा दिखाने के रोमांच की एक नशा करने वाली सनसनाहट है। मैं अपने हाथ बांध लेता हूँ और उसे पूरी शांति के साथ देखता हूँ। मार्कस, दोनों में से कौन सा एक चुनो ताकि मैं तुम्हें सही जवाब दे सकूं, ठीक है ना? आखिर में मार्कस, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका है, नोरा को पकड़ता है, मेरे सवाल को पूरी तरह इग्नोर करता है और वापस अपने कमरे में लौट जाता है। और मैं पानी का आखिरी बॉक्स अंदर ले जाता हूँ, जीत के एक शांत एहसास के साथ वापस अपने अपार्टमेंट में कदम रखता हूँ। आधी रात में कोई मेरा दरवाजा खटखटाता है, धीमे झिझकते हुए, जैसे किसी को डिस्टर्ब करने से डर रहा हो। फिर भी उसमें निराशा की एक ऐसी झलक है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ और पीप होल से देखता हूँ। हॉलवे की मोशन सेंसर लाइट बंद है, सब कुछ डार्क है, लेकिन खिड़की से आ रही चांद की हल्की रोशनी में मैं अभी भी दूसरी तरफ का चेहरा पहचान सकता हूँ। पीला पड़ा हुआ, सूखे आंसुओं से सना हुआ। ये नोरा है, मार्क्स की पत्नी। उसने एक छोटे दुबले पतले बच्चे को अपने सीने से लगाया हुआ है जो सो रहा है। उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ा हुआ है, साफ दिख रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह आज दोपहर के मुकाबले कहीं ज्यादा खराब दिख रही है। होंठ फटे हुए, आंखें किसी तूफान से टूटे हुए फूल की तरह खोखली। मैं दरवाजा नहीं खोलता, मैं कोई आवाज नहीं करता, मैं बस उसे खामोशी से देखता हूँ। मैं उसे अंधेरे में डर और बेबसी से हल्का हल्का कांपते हुए देखता हूँ। आखिर में जैसे उसके पास कुछ नहीं बचा है, वह अपना माथा मेरे दरवाजे की ठंडी सतह पर टिका देती है और सिसक पड़ती है जैसे पूरी तरह से टूट चुकी हो। प्लीज। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है, फिर भी ये हॉलवे के उस सन्नाटे में किसी छोटे हथौड़े की तरह लगती है। तब जाकर मैं बोलता हूँ, दरवाजे के पार से ठंडे और नपे तुले शब्दों में, क्या तुम ये पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए तुम्हें खाना देने के लिए तैयार हूँ? वो चौंक जाती है, उसका सिर झटके से ऊपर उठता है जैसे उसे अभी अभी कोई लाइफलाइन मिल गई। फिर वो पीछे हटती है, मेरे सीधेपन से अचानक हैरान रह जाती है। वो सिसकते हुए तेजी से सिर हिलाती है। हाँ, मेरे बच्चे को बुखार है, उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। प्लीज। मैं तुरंत जवाब नहीं देता। मैं सोच रहा हूँ मार्कस कहाँ है? वो आदमी जिसने उससे प्यार करने की कस्में खाई थी, जिसने हमेशा उसका ख्याल रखने का वादा किया था, वो अब कहाँ है? सही बात है, वो शायद अभी भी आज दोपहर सबके सामने हुई बेइज्जती से जल भुन रहा होगा और अपना सारा बेबस गुस्सा उस बीवी और बच्चे पर निकाल रहा होगा जो पलटकर जवाब नहीं दे सकते। एक ऐसा आदमी जो बाहर अपनी इज्जत गंवाता है और घर आकर सारा गुस्सा अपनी फैमिली पर निकालता है। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने ऐसे लोग अनगिनत बार देखे हैं। मैं दरवाजे का ताला खोलता हूँ, लेकिन उसे सिर्फ थोड़ा सा ही खोलता हूँ। चैन अभी भी अपनी जगह पर मजबूती से लगी हुई है। उस दरार से मैं दूध का एक कार्टन और 2 अलग अलग पैक किए हुए रोल्स बहा देता हूँ। पहले बच्चे को कुछ खिलाओ। नोरा की आंखें तुरंत चमक उठती है और वो कांपते हुए हाथों से आगे बढ़ती है। कभी ये हाथ बहुत अच्छी तरह से रखे हुए थे, अब टेंशन की वजह से उनकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ चुके हैं। जैसे ही उसकी उंगलियों के पोर कार्टन को छूते हैं, मैं उसे नहीं छोड़ता। इसके बजाय मैं धीमी और शांत आवाज में बोलता हूँ, एक आदमी जिसे सिर्फ अपने घमंड की परवाह है और अपनी पत्नी और बच्चे की कोई फिक्र नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारी हिफाजत कर सकता है? उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। कार्टन को पकड़े हुए उसका हाथ ऐसे पीछे हटता है जैसे उसने किसी गर्म आंच को छू लिया हो। मैं उसकी आंखों की वो चमक तेजी से कम होते हुए देखता हूँ, जिसकी जगह कोई और गहरी चीज ले लेती है। किसी ऐसे इंसान का वो खोया हुआ दर्द भरा लुक जिसके सामने अभी अभी उसका सच जोर से बोल दिया गया हो। मैं छोड़ देता हूँ। दूध और ब्रेड उसकी बाहों में गिर जाते हैं और फिर मैं एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद कर देता हूँ, उसे और उसकी सारी फीलिंग्स को दूसरी तरफ सील कर देता हूँ। मैं दोबारा नहीं देखता, लेकिन मुझे हॉलवे में उसके लड़खड़ाते हुए कदमों की आवाज दूर जाते हुए सुनाई देती। फिर दीवार के पार से मार्कस की आवाज फूट पड़ती है, तुम खाने के लिए उस कचरे के पास रेंगते हुए गई थी, तुमने मेरी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी है। फिर नोरा के दबे हुए रोने की आवाज आती है और किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की एक डल खोखली सी आवाज। मैं ठंडे दरवाजे के सहारे टिक जाता हूँ। मेरे चेहरे पर एक धीमी ठंडी स्माइल फैल जाती है। बढ़िया, दरार आ गई है, लेकिन अभी ये काफी नहीं है। लगभग 10 मिनट बाद बगल के घर में हो रही बहस शांत हो जाती है। उसकी जगह हॉलवे में मार्कस के चलने की आवाज आती है। उसकी आवाज जानबूझकर तेज की हुई है, जो गुस्से से भरी हुई है। वो एक पड़ोसी का दरवाजा खटखटाता है। वेट, तुम अभी तक जाग रहे हो, तुम्हें कुछ बताना है। मेरे सामने वाला वो आदमी, वो अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ है। उसने उस कमबख्त रूल का यूज करके मेरी पत्नी को सिर्फ खाने के एक टुकड़े के लिए घुटनों पर ला दिया। लिसा, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। हमारा पड़ोसी एक मॉन्स्टर है। वो हम सबसे चोरी करने के लिए रूल का यूज कर रहा है। और वह डॉम्सडे के वक्त सबसे सस्ता और सबसे तेज हथियार होती है, जो लगभग बिना किसी मेहनत के डर और नफरत की आग लगा देती है। जल्दी ही मेरे दरवाजे के बाहर फिर से कदमों की आवाजें इकट्ठी होने लगती है। इस बार ये एक इंसान नहीं है, ये कम से कम 4 या 5 लोगों के घिसटते एक दूसरे पर चढ़ते हुए कदमों की आवाज है, जो सबके सब मेरे दरवाजे के ठीक बाहर ऐसे रुक जाते हैं जैसे कुत्तों के किसी झुंड ने खून की महक सूंघ ली हो। पीपहोल से मैं मार्कस को सबसे आगे देखता हूँ। उसका चेहरा बदले की आग से भरी एक डार्क सेटिस्फेक्शन से बिगड़ा हुआ है। उसके पीछे कई बड़े बड़े आदमी खड़े हैं, सब इसी बिल्डिंग के रहने वाले हैं। कुछ के हाथों में बेसबॉल बैट है तो कुछ ने रेंच पकड़े हुए हैं। टेंशन तुरंत अपने पीक पर पहुंच जाती है। बाहर से भारी उखड़ी हुई सांसों वाली भीड़ अंदर आने की कोशिश कर रही है, जो मुझसे सिर्फ एक पतले सिक्योरिटी डोर के जरिए अलग है। वह लालची खूंखार इरादा इतना गहरा है कि ऐसा लगता है जैसे वो जम जाएगा और टपकने लगेगा। एड्रियन, दरवाजा खोलो। मार्कस की आवाज दरवाजे के पास से आती है, एक जबरदस्ती के अधिकार के खोल में लिपटी हुई, बहुत कंट्रोल में रखी गई एक्साइटमेंट। उसने साफ तौर पर आज
दोपहर से सबक सीख लिया है। 4 छोटे शब्द, सब के सब कमांड्स, आदेश, बड़ी सावधानी से हर उस सवाल से बचते हुए जो रूल को ट्रिगर कर सकता है। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हूँ, पीप होल से उस बिगड़े हुए चेहरे को देख रहा हूँ। उसके पीछे वेड एक भारी पाइप रेंच को तोलता है और दूसरी तरफ खाली हाथ खड़ी लिसा की नजरें मेरे एंट्री वे प्रवेश द्वार में रखे हुए बॉक्सेस पर गड़ी हुई है। ये पड़ोसी नहीं है, ये वे गिद्ध हैं जिन्हें खून की महक मिल गई है। मैं हिलता नहीं हूँ, मैं बस देखता हूँ। एड्रियन, हम सब यहाँ पड़ोसी हैं। वक्त बदल गया है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जब मैं कोई जवाब नहीं देता तो मार्कस अपनी टोन सॉफ्ट कर लेता है। तुमने जरूरत से कहीं ज्यादा सामान खरीद लिया है जितना एक इंसान कभी इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। सबके साथ थोड़ा शेयर करो, हम सब तुम्हारी इस दया को हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल सही कहा एड्रियन, बस दरवाजा खोल दो, हम बस बैठकर बात करना चाहते हैं। वेड बीच में बोल पड़ता है, अनजाने में अपने हाथ में पकड़े पाइप रेंच को अपनी हथेली पर थपथ पाते हुए मेरे होठों पर एक ठंडी स्माइल आ जाती है। हाथों में हथियार लेकर बैठकर बात करना चाहते हो। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने शायद डर के मारे उन्हें समझाने की कोशिश की होती या कमजोरी में उनकी बात मान ली होती, लेकिन इस जिंदगी में ये दरवाजा जिंदगी और मौत के बीच की लाइन है और यह मेरा स्टेज भी है। मैं अपना गला साफ करता हूँ। मेरी आवाज दरवाजे के पास जाती है, एकदम स्थिर और साफ, बाहर खड़े हर एक कान तक पहुँचती है। मार्कस, क्या तुम सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने उन्हें अपनी ढाल बनाकर यहाँ लाने के लिए धोखा दिया ताकि तुम मेरी सारी सप्लाई सिर्फ अपने लिए ले सको? वह वाक्य किसी ठंडे पानी की बाल्टी की तरह लगता है। दरवाजे के बाहर की वह गर्मी एक ही पल में बुझ जाती है और उसकी जगह एक मुर्दा सन्नाटा ले लेता। मार्कस का चेहरा साफ तौर पर जम जाता है, उसका मुंह खुलता है, उसका गला तेजी से काम करता है। वह इनकार करना चाहता है, नो कहना चाहता है कि ये सच नहीं है, लेकिन रूल के तहत वे शब्द खुद मौत की कुल्हाड़ी है। कहो कि ऐसा नहीं है, वहीं मरकर गिर जाओ। कहो कि मैंने ऐसा नहीं किया, एक ही पल में राख बन जाओ। वो सब कुछ वापस निकल लेता है। उसका चेहरा फूलकर एक गहरा बदसूरत लाल रंग ले लेता है। उसके माथे की नसें साफ फड़कती हुई दिख रही है और उसके पीछे पड़ोसियों के एक्सप्रेशंस एक ही पल में बदल जाते हैं। एक बार शक का बीज बो दिया जाए जिसे कयामत के डर का पानी मिल जाए तो वो कुछ ऐसा बड़ा बन जाता है जिसे रोका नहीं जा सकता। वेड का रेंच हवा में ही जम जाता है। उसकी नजरें मार्क्स और मेरे बीच अनिश्चितता से झपक रही है। ये झूठ है, मार्क्स फाइनली जोर लगाकर कहता है। टेंशन की वजह से उसकी आवाज तीखी हो गई है। वो हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। एक बार हम अंदर पहुंच जाएं तो सब कुछ बराबर बांटा जाएगा। मैं एक धीमी सी हंसी हंसता हूँ जो पूरी तरह से मजाक उड़ाने वाली है। क्या यहाँ सब सच में ये मानते हैं कि जो आदमी अपनी ही पत्नी को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर सकता है वो तुम्हारे साथ कोई भी चीज बराबर बांटेगा? बाहर का शोर और तेज हो जाता है। लिसा मार्कस को ऊपर से नीचे तक ऐसी नजरों से देखती है जैसे कोई कचरे की जांच कर रहा हो। एड्रियन, अपना मुंह बंद रखो, मार्कस झिड़कते हुए कहता है। उसकी वो बेइज्जती गुस्से में बदल गई है। वो मेरे दरवाजे पर जोर से मुक्का मारता है। सब अंदर घुस जाओ, इसे तोड़ दो, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं जिम्मेदारी लूंगा। कितनी हिम्मत है। मैंने दरवाजे का ताला झटके से खोल दिया। एक तेज क्लिक की आवाज जो उस मुर्दा सन्नाटे वाले हॉलवे में किसी बिजली की तरह गूंज उठती है। बाहर खड़े लोगों ने पक्का ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं खुद दरवाजा खोल दूंगा। वे खुद ब खुद आधा कदम पीछे हट जाते हैं। दरवाजा खुल जाता है, लेकिन सिर्फ एक दरार जितना। मजबूत चेन अभी भी कसकर लगी हुई है जो उनकी दुनिया और मेरी दुनिया को पूरी तरह से अलग रखे हुए है। मैं उस दरार के पीछे खड़ा हूँ। मेरी एक आंख दिख रही है और इस भीड़ को ठंडी नजरों से घूर रहा हूँ। तो आ जाओ, कौन पहला कदम उठाना चाहता है? मैं बड़े आराम से अपनी जेब में हाथ डालता हूँ, एक यूटिलिटी नाइफ चाकू निकालता हूँ और उसका ब्लेड बाहर करता हूँ। उनकी नजरों में इस चाकू का कोई मतलब नहीं होगा। नो बैन के रूल वाली दुनिया में लैंग्वेज ही इकलौता ऐसा न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार है जो मायने रखता है। वेड सही कहा ना। मैं उस ग्रुप के सबसे बड़े आदमी की तरफ देखता हूँ। तुम्हारे पास जो रेंच है वो काफी भारी है। अगर तुम मेरे दरवाजे को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो तो क्या तुम होम इन्वेजन, घर में जबरदस्ती घुसना और अपनी फैमिली के हर एक इंसान की तुरंत मौत का रिस्क लेने के लिए तैयार हो? वेड का हाथ जोर से झटके खाता है। रेंच लगभग सीधे उसके अपने ही पैर पर गिर जाता है। ये एक लॉजिक ट्रैप है। रूल भले ही सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स पर बैन लगाता हो, लेकिन यह इंटेंट इरादे को भी जज करता है। अगर मैं इसे एक डकैती का नाम देता हूँ और वह इससे इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो नो नहीं कह सकता, तो लॉजिक के हिसाब से उसने अभी अभी इसे मान लिया है। और एक बार जब मैं उसे उस हाई रिस्क बड़े खतरे वाले लेवल को कंफर्म करने के लिए आगे ले जाऊंगा तो उसके अंदर मौत का डर बिना किसी लिमिट के बढ़ जाएगा। मैं वेड हकलाता है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है। वो कहना चाहता है, मैं यहाँ किसी को लूटने नहीं आया हूँ, लेकिन वो ये कह नहीं सकता। उसे एक सवाल ने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। क्या हुआ? शब्द नहीं मिल रहे। मेरी नजरें ठंडी रहती है जबकि मैं हॉलवे में हर एक चेहरे को स्कैन करता हूँ। या शायद लिसा, क्या तुम मार्कस के खाने के लिए अपने बच्चे को इस दुनिया में अनाज छोड़कर जाने के लिए तैयार हो? लिसा कांप उठती है। उसकी आंखों का लालच एक ही पल में मिट जाता है और उसकी जगह एक खौफनाक दहशत ले लेती है। वो ऐसे पीछे हटती है जैसे वो जल गई हो। देख रहे हो मार्कस? मैं उस दरार से उसे देखता हूँ। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। कोई भी तुम्हारे लिए मरने को तैयार नहीं है। मार्कस टूटने की कगार पर झूल रहा है। उसे लगा था कि इतने सारे लोगों को देखकर मैं पीछे हट जाऊंगा या कम से कम उन्हें अंदर आने दूंगा, लेकिन वो भूल गया। एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई नो नहीं कह सकता। हर वे पल जो इनकार करने की मांग करता है वो एक मौत की सजा है जो बस गिरने ही वाली है। वो मेरे इल्जामों को झुटला नहीं सकता और वह रूल को ट्रिगर किए बिना इन लोगों को शांत भी नहीं कर सकता। सब लोग मार्क्स एक आखिरी डेस्परेट
कोशिश करता है, मेरी तरफ से घूमकर पड़ोसियों का सामना करता है। उसकी आंखें धधक रही है। हमारे जिंदा बचने का इकलौता रास्ता उसकी सप्लाई लेना है। या तुम सब भूखे मरना चाहते हो, भूखे मरना चाहते हो। मैं उस शब्द को पकड़ता हूँ और अपना ब्लेड फिर से फेंकता हूँ। अगर तुम्हें सबके भूखे मरने की इतनी ही फिक्र है तो तुमने सॉसेज, मीट के वे 2 बॉक्सेस और चावल का वह बैग बाहर क्यों नहीं निकाला जो तुम अपने घर में छिपा कर बैठे हो। इस बार हवा सिर्फ ठंडी नहीं होती, ये पूरी तरह से जम जाती है। हॉलवे की हर एक आंख किसी स्पॉटलाइट की तरह मार्कस पर टिक जाती है। भूखे जानवरों की वो खूंखार शिकारी घूर जिन्हें अभी अभी अपना शिकार मिल गया हो। मार्कस की पुतलियां तेजी से सिकुड़ती हैं। उसने सच में घर पर चीजें छिपा कर रखी है। उसका आखिरी पत्ता। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे पता होगा। इसे अभी इसी वक्त सबके सामने बेनकाब करना तो दूर की बात है। तुम ये बकवास है। वह खुद इससे इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन यह बकवास है में कोई सीधा नेगेटिव शब्द नहीं है, इसलिए वो मौत के किनारे पर पागलों की तरह नाचता है। मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ, एकदम साफ, खुली और तबाह कर देने वाली स्माइल। तो फिर क्या तुम अभी सबको अपने घर ले जाकर दिखाने के लिए तैयार हो? बस एक नजर, और अगर मैं गलत हुआ तो मैं अपने अपार्टमेंट की हर एक चीज दोनों हाथों से सौंप दूंगा। क्या तुम तैयार हो? चेकमेट। मार्कस, ये एक आर या पार की सिचुएशन है। या तो वो सबको अपने अपार्टमेंट में ले जाए और जो उसने छिपाया है उसे सबके सामने लाए और पड़ोसी उसे पूरी तरह से लूट ले, या वो मना कर दे। और हालांकि वो नो नहीं कह सकता। अगर वो चुप रहता है या बहाने बनाता है तो उसने एक तरह से ये मान लिया है कि वो सबको धोखा दे रहा था, उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जबकि खुद के लिए सामान जमा कर रहा था। मार्क्स के माथे से पसीना बहता है और उसकी आंखों में चुभता है, लेकिन वो उसे पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करता। वो अपने आसपास की आंखों को शक से गुस्से में और फिर सीधे नफरत में बदलते हुए देखता है और उसके पैर कांपने लगते हैं। वेट, जाकर देखो। मैं एकदम सही वक्त पर अपना आखिरी वार करता हूँ। वेट घूमता है और मार्कस को एक ठंडी सपाट नजर से घूरता है। मार्क्स, एड्रियन सही कह रहा है। क्योंकि हम सब एक दूसरे की मदद करने की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम तुम्हारे घर से शुरुआत करें। हाँ मार्क्स, क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि सब कुछ बराबर बांटा जाएगा? लिसा की आवाज तीखी और चुभने वाली हो जाती है। लगता है कि शेयरिंग, बांटने की शुरुआत उस चीज से होनी चाहिए जो तुम्हारी है। सिर्फ कुछ ही वाक्यों में जो भी हथियार मेरी तरफ तने थे वे घूमकर सीधे मार्कस की तरफ हो गए हैं। ये कयामत का वक्त है। ये इंसानी फितरत है। अपने फायदे से बढ़कर कुछ नहीं होता और इससे जल्दी कुछ टूटता भी नहीं है। मार्कस से कंधे पैनिक में लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। उसकी पीठ जोर से मेरे दरवाजे से टकराती है। उसे आग पर चढ़ा दिया गया है और वो जल रहा है। मैं मेरा घर। मार्कस टूट जाता है, बहाने ढूंढने की कोशिश करता है। पत्नी बीमार है, चाबियां खो गयी, लेकिन इस तरह के प्रेशर में उसके पास जो थोड़ा बहुत है वो बिल्कुल भी काफी नहीं है। वो डरा हुआ है कि एक गलत शब्द उसे मौके पर ही मार देगा, और इससे भी ज्यादा डरा हुआ है कि अगर उसने सच मान लिया तो पड़ोसी क्या करेंगे। मेरे सामने से दफा हो जाओ। आखिर में डर और गुस्से से अपनी लिमिट पार करने के बाद वो सीधे वेट पर चिल्लाता है। वेट शांत हो जाता है, फिर उसके एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं। वो पाइप रेंच को जोर से जमीन पर दे मारता है। ठीक है मार्कस, तो हम बस तुम्हारे मोहरे हैं, यही बात है ना? वेट बाकी लोगों को जाने का इशारा करता है। चलो घर चलते हैं। जो कोई भी अवशेष आदमी के मुंह लगेगा वो बेवकूफ है। भीड़ जितनी जल्दी इकट्ठी हुई थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से बिखर जाती है। वे यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे ताकि उन्हें जो मिल सके वो ले ले। अब जब उन्होंने मार्कस की असलियत देख ली है, एक ऐसा आदमी जो बिना कुछ किए सब कुछ पाना चाहता था और जो सप्लाई जमा कर रहा था जिसे उसने शेयर करने से मना कर दिया था, ये नाराजगी खाली हाथ लौटने से कहीं ज्यादा गर्म है। हॉलवे जल्दी ही खाली हो जाता है जब तक कि सिर्फ मार्क्स नहीं बचता। वे मेरे दरवाजे के सहारे ऐसे झूल रहा है जैसे उसकी रीढ़ की हर एक हड्डी निकाल ली गई हो दरार से। मैं धीरे से बोलता हूँ, मार्कस खेल तो अभी बस शुरू ही हुआ है। लगता है तुम्हारे सारे साथी चले गए हैं। मार्कस तेजी से घूमता है और मेरे दरवाजे की जिस दरार पर नजरें गड़ा देता है उसकी आंखों की लाल नसें ऐसे लग रही है जैसे अभी फट पड़ेंगी। अभी वो बिल्कुल एक पागल कुत्ते जैसा लग रहा है जो काटने के लिए बेताब है, लेकिन जिसके सारे दांत टूट चुके हैं। क्या तुम अब घर जाने के लिए तैयार हो? मैं फिर पूछता हूँ। मेरी आवाज किसी पुराने दोस्त की तरह गर्म और प्यार भरी है। या तुम यहीं रुककर मेरे अगले सवाल का इंतजार करना चाहोगे? कुछ ऐसा जैसे तुम्हारी उस खूबसूरत पत्नी के बारे में और डिटेल्स। पत्नी शब्द मार्कस को ऐसे लगता है जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। आज दोपहर की बेइज्जती और आज रात की हार एक साथ मिलकर उसके सोचने समझने की आखिरी बची हुई समझ को भी खत्म कर देती है। लेकिन वो मुझे छूने की हिम्मत नहीं करता। वो उस सारे गुस्से को निगल लेता है और मेरे दरवाजे पर एक जोरदार लात मारता है और तेजी से घूमकर वापस अपने दरवाजे की तरफ भागने से पहले एक बेबस गुस्से वाली दहाड़ निकालता है। दरवाजा इतनी जोर से बंद होता है कि पूरी बिल्डिंग कांपती हुई लगती है। मैं बड़े आराम से अपना दरवाजा बंद करता हूँ। दुनिया शांत हो जाती है, लेकिन मुझे पता है कि यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। मार्कस जैसा आदमी जो स्वार्थ में डूबा हुआ है और अपनी इमेज छवि को लेकर पागल है, अभी अभी सबके सामने टूट चुका है। उसकी हर एक चाल फेल हो गई है और उसने अभी अभी पूरी बिल्डिंग के सामने सोशल सुसाइड कर लिया है। उसका वो जहरीला गुस्सा कहीं नहीं जा सकता, न मेरी तरफ न पड़ोसियों की तरफ। तो उस बंद अपार्टमेंट की चारदीवारी में उसे झेलने के लिए सिर्फ एक ही इंसान बचा है जिसे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति मानता है, नोरा। मैं दीवार के पास जाता हूँ और सुनता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरी तरफ कुछ टूटने की आवाज आती है, एक आदमी की पागलों जैसी गालियाँ और एक औरत का टूटा हुआ बेव्स रोना। तुम किसी काम के नहीं हो, धोखेबाज। मार्कस की आवाज बिना किसी रुकावट के दो दीवारों को चीरती हुई आती है। क्या तुमने उसे बताया था कि हमारे पास खाना है?
है क्या वो तुम थी? एक तेज आवाज, एक थप्पड़ की आवाज और नोरा के दर्द की चीख सीधे दिल को चीरती हुई आती है। मैं काउच पर बैठ जाता हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। सेकंड्स एक के बाद एक बीतते जाते हैं। बाहर आसमान पूरी तरह से डार्क हो जाता है। बगल के घर में हो रही उस हिंसा की आवाजें काफी देर तक चलती रहती हैं और फिर आधी रात में जाकर शांत होती है। मुझे पता है कि वो पल आने वाला है जो दरवाजा मार्कस ने अपने ही हाथों से बंद किया था। वो बहुत जल्द फिर से खुलेगा। मैं अंधेरे में बैठा हूँ और खामोशी से अपने दरवाजे को देख रहा हूँ और जैसा सोचा था लगभग आधे घंटे बाद बाहर बहुत ही हल्के कदमों की आवाज आती है, जिसके बाद एक ऐसी खटखटाहट होती है जो इतनी धीमी है कि लगभग न के बराबर है। लो आ गई। मैं उठता हूँ, दरवाजे तक जाता हूँ और हॉलवे की खिड़की से आ रही चांद की हल्की रोशनी में पीप होल से देखता हूँ। मुझे आंसुओं के निशानों और चोटों से भरा एक चेहरा दिखाई देता है। ये नोरा है जिसने अपने बेटे छोटे बेन को अपने सीने से लगाया हुआ है। वो बस खामोशी से वहाँ खड़ी है। मुझे पता है वो क्या कर रही है। वो इस बात पर दाव लगा रही है कि क्या मैं दरवाजा खोलूंगा। बिल्कुल मैं खोलूंगा, किसी दया की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो आखिरी मोहरा है जिसकी मुझे मार्कस को पूरी तरह तोड़ने के लिए जरूरत है। नोरा को अंदर लेना उसे अंदर तक ऐसा घाव देगा जो किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा गहरा होगा। मैं तुरंत हैंडल नहीं घुमाता, इसके बजाय मैं दरवाजे की ठंडी सतह के करीब झुकता हूँ और इतनी धीमी आवाज में बोलता हूँ कि सिर्फ हम दोनों ही सुन सके। नोरा इस तरह मेरे दरवाजे पर खड़ी है। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? बाहर खड़ी वो परछाई बुरी तरह कांप उठती है। उसकी कांपती हुई आवाज अंधेरे से आती है। मैं बस एक शब्द इससे पहले कि वो फूट फूट कर रोने लगे। मैं शांति से इंतजार करता हूँ, एक शिकारी जो बड़े प्यार से अपने शिकार को आगे बढ़ा रहा है। क्या तुम ये पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ खाना देने के लिए तैयार हूँ? मैं उसके लिए कहता हूँ। वो एक पल के लिए शांत हो जाती है, फिर एक हल्का लेकिन साफ शब्द सुनाई देता है, हाँ। या फिर मैं अपनी जगह बदलता हूँ। मेरी आवाज में एक ठंडी जांच परख की झलक आ जाती है। क्या तुम ये पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अंदर लेने और तुम्हें रहने के लिए एक सेफ जगह देने के लिए तैयार हूँ? इस सवाल का वजन पिछले वाले से कहीं ज्यादा है। खाना एक्सेप्ट करना, लेना सिर्फ एक लेन देन है, लेकिन पना लेना मतलब पूरी तरह से धोखा देना और सरेंडर, समर्पण करना है। बाहर का वो सन्नाटा पूरे आधे मिनट तक खिंच जाता है। मैं उसके अंदर चल रही उस जंग की कल्पना कर सकता हूँ। आखिर में जैसे अपनी बची हुई सारी ताकत बटोरते हुए उसकी आवाज वापस आती है, बैठी हुई लेकिन एकदम स्थिर। हाँ ठीक है। मैं धीरे से अपना हाथ ताले पर रखता हूँ और दरवाजा थोड़ा सा खोलता हूँ। एक दरार जितना। नोरा की हालत बहुत खराब है। उसके बाल उलझी हुई लटों में उसके चेहरे पर चिपके हुए हैं। उसके होंठ का कोना कटा हुआ है और उसमें से खून रिस रहा है। उसके बाएं गाल पर 5 उंगलियों का एक लाल निशान उभर आया है जो अभी से बैंगनी पड़ने लगा है। नोरा, तो असल में तुम ये पूछ रही हो कि क्या तुम मेरी हिफाजत लेने और घर के रोजमर्रा के काम संभालने के लिए तैयार हो, जिसके बदले में तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खाना और पूरी सेफ्टी सुरक्षा मिलेगी? क्या यही बात है? मैं हिफाजत और घर संभालने पर जोर देता हूँ। ये कोई खैरात नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट सौदा है। वह बस एक सेकंड के लिए हिचकिचाती है, फिर दीवार के पार से मार्क्स की आवाज फिर आती है, धीमी और मुश्किल से रोके गए गुस्से से भरी हुई, जो किसी सांप की तरह उसके टखने के चारों ओर लिपट रही है। वह बुरी तरह कांप उठती है, फिर सीधे मेरी तरफ देखती है और एक पक्का भारी सिर हिलाती है। हाँ, मैं किनारे हट जाता हूँ, दरवाजे का रास्ता साफ करता हूँ, फिर अंदर आ जाओ। नोरा किसी ऐसे कैदी की तरह चलती है जिसे माफी मिल गई हो। छोटे बहन को कसकर पकड़े हुए वह आधी लड़खड़ाती आधी भागती हुई दरवाजे से अंदर आती है। मैं दरवाजा बंद करता हूँ, ताला लगाता हूँ और मार्कस की दुनिया को पूरी तरह से बाहर कर देता हूँ। मार्क्स किसी घायल जानवर की तरह दहाड़ता है, जिसके बाद दरवाजा पीटने की आवाज आती है। नोरा, तुम धोखेबाज, अभी बाहर आओ। नोरा एकदम सुन्न पड़ जाती है। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है और वो छोटे बेन को कसकर पकड़ लेती है। हवा में किसी पत्ते की तरह कांप रही है। मैं पास जाता हूँ और अपना हाथ प्यार से उसके कंधे पर रखता हूँ। डरो मत, तुम यहाँ सेफ सुरक्षित हो। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि इस पल से तुम और तुम्हारा बच्चा सेफ है। वो मुझे ऊपर देखती है, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ लिखा है। मैं काउच की तरफ इशारा करता हूँ। पहले आराम से बैठ जाओ, तुम्हारा काम ऑफिशियली औपचारिक रूप से कल से शुरू होगा। बाहर मार्कस की दहाड़ें और दरवाजा पीटने की आवाजें एक गुस्से से भरे लेकिन बेबस शोर की तरह जारी रहती हैं, जबकि मेरे अपार्टमेंट के अंदर सिर्फ शांति है। एक नए दिन की शुरुआत बगल में मार्कस की गालियां देने की आवाज से होती है। गालियां रुक रुक कर आती हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, बस वही घिसी पेटी गंदी बातें बार बार। मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मैं फ्रिज से दूध और टोस्ट निकालता हूँ और आराम से नाश्ता तैयार करता हूँ। नोरा और छोटा बहन काउच पर बैठे हैं, एक बड़ा एक छोटा, दोनों साफ तौर पर डरे हुए और नर्वस हैं। मैं उसके सामने एक प्लेट खिसकाता हूँ। खा लो, एक बार जब तुम खत्म कर लोगी तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। नोरा इसे अचानक हुई हैरानी और अविश्वास के साथ लेती है। वो बहुत ध्यान से छोटे बहन को एक एक निवाला खिलाती है और खुद मुश्किल से ही कुछ छूती है। मैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं अपना हिस्सा खत्म करता हूँ और अपना मुंह पोंछता हूँ। मैं स्टोरेज रूम, भंडार कक्षे, एक वॉकी टॉकी और हाथ से लिखा एक नोट लेता हूँ और उसे देता हूँ। ये लो, जाकर 301 का दरवाजा खटखटाओ। नोट में लिखा है 8 मई के आप 3 लीटर साफ पानी और 2 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स के बदले अपने अपार्टमेंट की सारी सिगरेट और शराब देने के लिए तैयार है। वो डर से भरी आंखों से मुझे देखती है। मार्कस बाहर है, वो तुम्हें नहीं छुएगा। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मेरी आवाज एकदम शांत है। तुम अब मेरी हिफाजत में हो। अगर वो तुम पर हाथ उठाता है तो वो मुझसे पूछ रहा है, क्या तुम मुझे मरने देने के लिए तैयार हो? मेरे शब्द उसे हिम्मत देते हुए लगते हैं। वो धीरे से एक गहरी सांस लेती है, जैसे कोई फैसला कर रही हो, फिर छोटे बेन को उठाती है, वॉकी टॉकी
और नोट लेती है और दरवाजे की तरफ चलती है। एंट्रेंस प्रवेश द्वार पर लगे कैमरे से मुझे हॉलवे में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। नोरा 301 का दरवाजा खटखटाती है। लगभग उसी वक्त मार्कस अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। उसने कई दिनों से शेव नहीं किया, आंखें धंसी हुई हैं और उसे बासी और खट्टी सी बदबू आ रही है। तुम्हारी यहाँ बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाते हुए नोरा के बालों की तरफ चपटता है। वो चीखती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, लेकिन उसका हाथ हवा में ही जम जाता है। मेरी आवाज वॉकी टॉकी से आती है जो पूरे हॉलवे में एकदम ठंडी और साफ गूंजती है। मार्क्स, क्या तुम पक्का उसे छूना चाहते हो? मार्क्स पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है और मेरी नजरों को मेरे दरवाजे पर लगे कैमरे पर लॉक कर देता है। उसकी आंखें ऐसे जल रही है जैसे वो मुझे जिंदा चबा जाना चाहता हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। 301 का दरवाजा खुलता है। आंट में बाहर झांकती है। नोरा, जो अभी भी कांप रही है, नोट आगे बढ़ाती है। आंट में उसे पढ़ती है। मुश्किल से एक पल की हिचकिचाहट, फिर अंदर जाती है और बाहों में सिगरेट और बोतलें भरकर वापस आती है। सौदा पूरा हो गया। नोरा सामान को कसकर पकड़ती है, सिर नीचे किए हुए, और मार्कस की तरफ एक बार भी देखे बिना जल्दी से मेरे अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। ठीक मार्कस के सामने मैं नोरा से उन सब चीजों की गिनती करवाता हूँ जो हमें अभी अभी मिली है। फिर छोटे बेन को इनाम के तौर पर एक सॉसेज देता हूँ। ये नजारा उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। मार्कस एक तेज दर्द भरी चीख निकालता है। वो पूरी तरह से पागल हो चुका है और किसी पागल सांड की तरह मेरे दरवाजे की तरफ झपटता है। मैं उसे जोर से बंद कर देता हूँ। एक कान फाड़ देने वाला धमाका, और यहाँ तक कि स्टील कोर वाला सिक्योरिटी डोर जिसे मैंने बहुत पैसे खर्च करके मजबूत किया था, उस पर भी एक हल्का सा डेंट, गड्ढा आ जाता है। नोरा और छोटा बेन सिकुड़कर कोने में चले जाते हैं। दोनों कागज की तरह सफेद पड़ चुके हैं। मैं मुस्कुराता हूँ तो बात यहाँ तक आ गई है। सबसे पुराना तरीका और सबसे बेवकूफी भरा। मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ, पीपा होल से देखने के लिए नहीं, बल्कि उसके बगल में लगे एक छोटे न दिखने वाले स्विच को दबाने के लिए। बाहर मार्क्स मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाता है और अचानक सुनना पड़ जाता है कोई अनदेखी चीज उसे बहुत जोर से टकराती है। उसका शरीर पीछे की तरफ मुड़ जाता है। हर एक मांसपेशी बुरी तरह फड़क रही है। हर एक बाल खड़ा हो गया है और उसके मुंह से एक टूटी हुई फूफ काटने जैसी आवाज निकल रही है। हाई वोल्टेज ट्रैप ग्रिड जो मैंने दरवाजे के पैनल के अंदर लगाया था, कुछ सेकंड बाद मैं उसे बंद कर देता हूँ। मार्कस किसी कीचड़ की तरह दरवाजे से खिसकता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसमें से जले हुए मांस की तीखी बदबू आ रही है। मैं आराम से दरवाजा बस थोड़ा सा खोलता हूँ, इतना कि मैं उसे देख सकूं और वो मुझे देख सके। वो वहाँ किनारे पर पड़ी किसी मरी हुई मछली की तरह पड़ा है, भारी और उखड़ी हुई सांसें ले रहा है। उसकी आंखों में एक खोखली निराशा के अलावा कुछ नहीं बचा है। नोरा मेरे पीछे खड़ी है, उस आदमी को देख रही है जो कभी उसका पति था। उसके होंठ कांप रहे हैं। उसके एक्सप्रेशंस को पढ़ पाना इम्पॉसिबल है। यही सही वक्त है। मैं जमीन पर पड़े मार्कस को नीचे देखता हूँ और ठंडे और नपे तुले शब्दों में बोलता हूँ, मार्कस, क्या तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि अगर मैंने पहले से इस दरवाजे को मजबूत नहीं किया होता, अगर मैंने ग्रिड नहीं लगाया होता, तो तुम अभी अभी अंदर घुस आए होते? वो कांप उठता है। अब उसमें इनकार करने की कोई हिम्मत नहीं बची है। मैं और दबाव डालता रहता हूँ। मेरी आवाज धीमी है। मेरा हर एक शब्द उसे अंदर तक चीर रहा है। क्या तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि एक बार जब तुम अंदर घुस आते तो तुम मेरा सारा सामान ले लेते और अपना सारा गुस्सा नोरा और मुझ पर निकालते और एक ऐसा नुकसान पहुंचाते जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था? मार्कस के गले से किसी फंसे हुए जानवर के कराहने जैसी आवाज निकलती है। वो मेरे पार नोरा को देखता है और पहली बार उसकी आंखों में मिन्नत जैसी कोई चीज दिखाई देती है। नोरा खुद ब खुद एक कदम पीछे हट जाती है। उसकी नजरों से अपना चेहरा फेर लेती है। वो एक कदम उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। मैं उसकी आंखों की आखिरी चमक को बुझते हुए देखता हूँ और मैं अपना आखिरी फैसला सुनाता हूँ, और अपने तरीके से ये सबसे रहमदिल फैसला है। मार्कस, क्या तुम अपने अपार्टमेंट में बचे हुए सारे सामान को मुझे देने के लिए तैयार हो, जिसके बदले में तुम्हें दिन में एक बार अपने बेटे को देखने का हक मिलेगा? मार्कस की पुतलियां पूरी तरह से अनफोकस्ड, भटकी हुई हो जाती, जैसे कोई ऐसा जीव हो जिसकी हर एक हड्डी निकाल ली गई हो। मुर्दा सन्नाटे के कुछ सेकंड बाद वो अपने गले से एक टूटा हुआ शब्द निकालता है। हॉरस का जंग लगा हुआ मेटल अपने आप से रगड़ खा रहा है। हाँ, एक शब्द। ये उसकी बची खुची सारी इज्जत और ताकत को निचोड़ लेता है। मेरे पीछे नोरा लगभग न दिखने वाले तरीके से डगमगाती है और दीवार के सहारे खुद को संभालने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के दरवाजा बंद कर देता हूँ, दूसरी तरफ की उस तबाही को बाहर कर देता हूँ। नोरा, क्या तुम सामान की गिनती करने में मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? मैं मुड़ता हूँ और उससे पूछता हूँ, हमेशा की तरह शांत। वो झटके से अपनी आंखें खोलती है। डर और कंफ्यूजन उसके अंदर घूम रहे हैं, लेकिन आखिर में ये सब एक सुन्न कर देने वाली बेबस एक्सेप्टेंस स्वीकृति में बदल जाता है। वो सिर हिलाती है। मैं दरवाजा खोलता हूँ। मार्कस अभी भी वहीं पड़ा है जहाँ वह किसी मरे हुए कुत्ते की तरह गिरा था। मैं उस पर एक पल के लिए भी नजर नहीं डालता। मैं सीधे हॉलवे के पास जाता हूँ। उसका दरवाजा खोलने के लिए उसी चाबी का यूज करता हूँ जो उसने अभी मुझे सौंपी थी, और बासी खट्टी पसीने से भीगी हुई हवा की एक मोटी लहर मुझसे टकराने के लिए बाहर आती है। लिविंग रूम कबाड़ खाना बन चुका है। खाली इंस्टेंट नूडल, कप्स और फटे हुए स्नैक रैपर्स हर तरफ फैले हुए हैं। काउच दीवार के सहारे टेढ़ा रखा है, जिस पर ऐसी चीजों के दाग है जिनका नाम ना लेना ही बेहतर है। ये अब वो गर्मजोशी भरा साफ सुथरा घर नहीं है जो मुझे याद है। वो घर जो कभी हंसी से गूंजता था। रा मेरे पीछे पीछे अंदर आती है। वो कबाड़ खाने पर एक नजर डालती है और उसकी आंखें किनारों से लाल हो जाती है। मुझे पता है कि वो क्या याद कर रही है, लेकिन मुझे उसे दिलासा देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपना ये नाटक बंद करो। तुम्हारे इन सस्ते आंसुओं से कोई नहीं पिघलने वाला। कचरे का डिब्बा भी नहीं
नोरा एकदम सुन्न हो जाती है और अपने हर एक आंसू को जबरदस्ती वापस पी लेती है। नोरा और मैं खामोशी से सामान ढोना शुरू करते हैं। मार्कस के पास मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सामान था। मैंने नोरा को जो कुछ दिया था उसके अलावा क्रैकर्स के कई बॉक्सेस, डिब्बा बंद खाने के ढेर और यहाँ वहाँ बिखरे हुए स्नैक्स हैं। असली खजाना तो साफ पानी के 2 बड़े ड्रम हैं। जैसे ही मैं इमरजेंसी राशन का आखिरी बॉक्स उठाता हूँ, बॉक्स और दीवार के बीच की जगह से एक काली हार्डकवर नोटबुक फिसलती है और एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरती है। मैं जम जाता हूँ। नोरा भी उसे देखती है। वो खुद ब खुद उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है। इसे मत छूना। मेरी आवाज एक आदेश की तरह निकलती है। मेरे दिमाग की हर एक घंटी बजने लगती है। मार्कस डायरी लिख रहा था, उसके जैसा आदमी, इसके अंदर क्या हो सकता है? मैं नीचे झुकता हूँ, लेकिन अभी उसे उठाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। मेरी आंखें किसी सर्च लाइट की तरह उसके हर इंच को स्कैन करती हैं। सादा काला कवर, कोई निशान नहीं, कोई सजावट नहीं। ये कोई पर्सनल डायरी नहीं लगती, बल्कि किसी लॉगबुक जैसी लगती है। मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ। मेरी उंगलियों के पोर उसके ठंडे स्मूथ कवर को छूते हैं। धीरे धीरे मैं पहला पन्ना पलटता हूँ। एक पागलों जैसी बेतरतीब लिखावट मेरी आंखों में चुभती है। महीना एक्स दिन एक्स, लांत है, मैं वापस आ गया। वही मनहूस जगह, क़यामत से पहले की वही रात। क्यों नहीं क्यों? मेरा दिल ऐसे सिकुड़ जाता है जैसे किसी अनदेखी मुट्ठी ने उसे कसकर जकड़ लिया हो। ठंडे पसीने की एक लहर मेरी रीढ़ से नीचे दौड़ जाती है। मुझे लगा था कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही एक रेवेनेंट वापस जिंदा होने वाला हूँ, वो जिसके पास पूरी कहानी की स्क्रिप्ट थी, एक भगवान। लेकिन ये नोटबुक मुझे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह लगती है। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मार्कस वो भी एक रेवेनेंट है। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वे दर्जनों टेल्स जिन्हें मैंने इग्नोर कर दिया था अचानक जुड़कर एक साफ तस्वीर बना देती है। वो पहले ही दिन इतनी सटीक तरीके से सीधे मेरे पास क्यों आया? वो मेरे इतने सारे सामान को देखकर जरा भी हैरान क्यों नहीं हुआ? बस उसे हड़पने के लिए भूखा क्यों था? उसने मेरे लॉजिक को पलटने पर इतनी तेजी से रिएक्ट क्यों किया? इतने तेजी से कि तुरंत पड़ोसियों को मेरे खिलाफ भड़का दिया। मैंने खुद को शांत रहने और आगे पढ़ने के लिए मजबूर किया। लिखावट बहुत ही अजीब है, कच्ची गालियाँ, प्योर गुस्सा, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन छिपी है वो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं 7वें दिन मरा था। उस आदमी ने सिर्फ एक जवाबी सवाल से मुझसे वो सब कुछ छीन लिया जो मेरे पास था। मैं भूखा मर गया। नहीं, ये सच नहीं है, मैं भूखा नहीं मरा था। मुझे उन्होंने मार डाला था। उस आदमी को नो बैन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। नो बैन तो डूम्सडे रूल का सबसे खतरनाक हिस्सा है ही नहीं। असली खौफ तो उसके बाद आता है। कुछ क्रिएचर्स हैं जिन्हें साइलेंसर कहा जाता है, जो नो शब्द पर तुरंत जानलेवा हमला करते हैं। उनमें से किसी एक को नो कहो और तुम उसी जगह टुकड़ों में फाड़ दिए जाओगे। हाँ, उस कमीने को लगा कि वह जीत गया। उसे कोई आइडिया नहीं था। उसने जो भी सामान चुराया था वो सिर्फ उसे साइलेंसर्स का पहला टारगेट बनाता। इस बार मैं पहले चाल चलूंगा। मैं उसे वो सारी बेबसी महसूस कराऊंगा जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में महसूस की थी। मेरी उंगलियां नोटबुक के किनारे को इतनी जोर से जकड़ लेती हैं कि मेरे पोर सफेद पड़ जाते हैं। तो मार्क्स अपनी पिछली जिंदगी में मेरी वजह से भूखा नहीं मरा था। जब मैंने उससे सब कुछ छीन लिया तो उसका सामना साइलेंसर से हुआ। वो मौत वाले सवाल का जवाब नहीं दे पाया, नो नहीं कह सका और उन्होंने उसे मार डाला। और जब वो वापस आया तो मैं उसका पहला टारगेट था। वो सिर्फ मेरा सामान नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मैं बिल्कुल उसी तरह मरूं जैसे वो मरा था। कितना खूंखार प्लान है। अगर मैं थोड़ा तेज नहीं होता तो मैं ही अभी किसी मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा होता। मैं नोटबुक बंद करता हूँ और एक धीमी गहरी सांस लेता हूँ। मेरे सीने में धड़कता हुआ वह पागलपन शांत होने लगता है। डर से परे कोई गहरी चीज आती है, राहत और एक्साइटमेंट की एक बहुत ही हल्की सी झलक। मार्कस, इस तोहफे के लिए शुक्रिया। ये इन्फॉर्मेशन उन बॉक्सेस से 10,000 गुना ज्यादा कीमती है। गेम में एक और रेवेनेंट, सामना करने के लिए एक और तरह का मॉन्स्टर। तो क्या हुआ? दुनिया के खत्म होने का ये पूरा गेम अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। तभी बाहर कहीं से एक चीख रात के सन्नाटे को चीर देती है। वो इंसानी नहीं है, हर तरह से गलत है। नोरा और छोटा पीट चीखते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। मैं खिड़की के पास जाता हूँ और पर्दे का किनारा उठाता हूँ। असली क़यामत अब शुरू होती है। वो चीख ऐसी है जैसे किसी जंग लगी आरी को शांत रात के सन्नाटे में आगे पीछे खींचा जा रहा। यहाँ तक कि मोटी दीवारों के आर पार भी यह आपके शरीर के रोंगटे खड़े कर देती है। नोरा और छोटा पीट हड्डियों की तरह सफेद पड़ चुके हैं। वे सोफे के कोने में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एकदम जमे हुए। मैं पर्दे को किनारे खिसकाता हूँ। नीचे की स्ट्रीट लाइट्स बुझ चुकी है। मुझे नहीं पता कब अंधेरे में एक मुड़ी तुड़ी आकृति हमारी बिल्डिंग की तरफ बहुत ही धीमी और अजीब चाल से बढ़ रही है। ये इंसानों जैसी दिखती है। चारों हाथ पैर सीधे हैं, लेकिन जोड़ पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। हर एक कदम के साथ एक अननेचुरल पूरी बॉडी में ऐंठन होती है और हड्डियों के अपनी जगह से खिसकने की एक सूखी चरमराती आवाज आती है। यही वो चीज है जिसके बारे में मार्कस ने अपनी डायरी में लिखा था। साइलेंसर ये अपना सिर ऊपर की तरफ झुकाता है। जहाँ एक चेहरा होना चाहिए वहाँ सिर्फ एक काला घूमता हुआ खालीपन है जो धीरे धीरे गोल घूम रहा है। मैं अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर कसकर रख लेता हूँ। कोई आवाज नहीं। फिर ये रुक जाता है। वो खालीपन सीधे मेरी तरफ मुड़ जाता है जहाँ मैं खड़ा हूँ। एक ठंडा, पूरी तरह से बिना किसी इमोशन का मेंटल ब्रॉडकास्ट, मानसिक संदेश सीधे मेरे दिमाग में आता है। क्या तुम अपनी गर्माहट मेरे साथ शेयर करोगे? मेरा दिल धड़कना बंद कर देता है। और ये रहा मौत वाला सवाल। मार्कस की डायरी साफ थी कि अपनी पिछली जिंदगी में वो मरा था। एक साइलेंसर का मौत वाला सवाल ही उसकी जान ले बैठा था। नो नहीं कह सकते। ऐसा करने पर तुम तुरंत टुकड़ों में फाड़ दिए जाओगे। लेकिन हाँ कहना भी जिंदा बचने की गारंटी नहीं देता। ये सवाल जालों से भरा है। गर्माहट का मतलब क्या है? मेरे शरीर की गर्मी, मेरे कमरे का टेम्परेचर। अगर मैं हाँ कहता हूँ तो क्या ये सीधे दीवार के आर पार आएगा और मेरी जान
कान निचोड़ लेगा। मार्क्स ने लिखा था कि वो हाँ कहने के बाद उस क्रिएचर की डिमांड्स पूरी नहीं कर पाया था, क्योंकि हाँ कहने से और भी शर्तें जुड़ जाती है। ये हर हाल में मौत का जाल है। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा है। शांत रहो, रूल सख्त हैं, लेकिन लोग नहीं। हर सवाल में एक लूप होल कमी होता है। मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं सवाल को बदल सकता हूँ, इसे एक बिल्कुल नया रूप दे सकता हूँ। मैं नीचे उस खौफनाक चीज पर अपनी नजरें टिकाता हूँ और एक ही ख्याल उसकी तरफ वापस धकेलता हूँ। क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या मैं तुम्हें गर्म पानी का ये कप देने के लिए तैयार हूँ, जिसके बदले में तुम अभी मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओगे? इस पल में उबलता हुआ पानी ही मेरी इकलौती लाइफलाइन है, जो गर्माहट के उस गोलमोल कॉन्सेप्ट को किसी सॉलिड चीज में बदल रहा है। और साथ ही मैं अपनी शर्त भी डाल रहा है, तुम गायब हो जाओ। अब साइलेंसर जम जाता है। उसके चेहरे का वो खालीपन घूमना बंद कर देता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी ऐसे लॉजिक लूप को प्रोसेस कर रहा है जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया है। हर एक सेकंड किसी सदी की तरह खिंच रहा है। मेरी पीठ ठंडे पसीने से पूरी तरह भीग चुकी है। फिर फाइनली वो बिना किसी इमोशन वाली आवाज मेरे दिमाग में फिर से आती है। हाँ, जैसे ही ये आवाज आती है, साइलेंसर का शरीर टिमटिमाने लगता है और कुछ ही सेकंड में वह गायब होकर कुछ नहीं बचता। मैं बाजी जीत गया। मेरा पूरा शरीर जवाब दे जाता है। मैं ठंडी दीवार के सहारे गिर पड़ता हूँ। हवा के लिए हाँफ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं राहत महसूस कर पाता, एक भयानक धमाका फर्श को हिला देता है। मार्कस का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया गया है। मार्कस बाहर तूफान की तरह आता है, बाल बिखरे हुए, आंखें खून से लाल और चेहरे पर एक ऐसी स्माइल जो किसी पागल पर ही सूट करती है। वो मुझे जिंदा और खड़ा हुआ देखता है। वो मेरे पीछे नोरा और बच्चे को देखता है। उसका चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। क्यों? तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? वो किसी फंसे हुए जानवर की तरह चीखता है। ठीक उसी पल वह साइलेंसर जो अभी अभी गायब हुआ था, बिना किसी वार्निंग के हॉलवे में फिर से आ जाता है, सीधे मार्कस के रास्ते में। वो खालीपन मार्कस की तरफ मुड़ता है। वो ठंडा मेंटल ब्रॉडकास्ट एक बार फिर आता है। क्या तुम अपनी निराशा मेरे साथ शेयर करोगे? हर कोई सुनने पड़ जाता है और फिर वो एक ऐसी हंसी हंसता है जो पूरे हॉलवे को हिला देती है। हाँ, निराशा लांत है। अब मेरे पास बस निराशा ही तो बची है। तुम्हें चाहिए, ले लो, हर एक कतरा ले लो। अभी भी हंसते हुए वो अपनी बाहें फैलाता है और सीधे साइलेंसर की तरफ चलता है। कोई जवाबी सवाल नहीं, कोई बचाव नहीं, एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं। वह अपनी फैमिली खो चुका था, अपना जमा किया हुआ सब कुछ खो चुका था, अपने बदले में फेल हो चुका था और उस बुरे सपने का शिकार बन चुका था जिससे उसे लगा था कि वो बच निकला है। उसका दिमाग पहले ही जवाब दे चुका था। मार्क्स के लिए मौत ही शायद बाहर निकलने का इकलौता रास्ता थी। साइलेंसर उसके जवाब से बहुत सेटिस्फाइड लगता है। अगले ही पल ये इतनी तेजी से मूव करता है कि मेरी आंखें उसे फॉलो नहीं कर पाती। मुझे बस एक काली आकृति ऊपर की तरफ झपटती हुई दिखाई देती है। हवा की एक तेज सीटी की आवाज और फिर उसके रुख के अंदर से काले टेंटिकल्स, पंखे जैसी चीजें का एक विस्फोट होता है जो मार्क्स को ब्लेड्स की तरह चीर देता है। मार्क्स जमीन पर गिर पड़ता है। नोरा चीखती है और वो ही गिर पड़ती है। मैं छोटे पीठ की आंखों पर अपने हाथ कसकर रख देता हूँ। साइलेंसर गायब होते हुए मार्कस की बॉडी को अपने साथ ले जाता है। हॉलवे में जो कुछ बचा है वो है खून की वो गाड़ी, दम घोटने वाली बदबू। मेरे सीने में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, बदले की कोई खुशी नहीं। असली हिसाब किताब असल में अपने दुश्मन को मरते हुए देखना नहीं है, ये जानना है कि जब वो मरता है तो तुम्हें बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होता। मार्क्स मर चुका है, लेकिन इस पागल दुनिया की तो अभी बस शुरुआत हुई है। आपसी दुश्मनी तब मिट्टी में मिल जाती है जब सर्वाइवल ही दांव पर लगा हो। तभी नीचे से एक और चीख फूट पड़ती है। यह इंसानी है। जिसके बाद एक कमजोर बूढ़ी आवाज आती है, मदद करो कोई, प्लीज मेरी मदद करो कोई। वो आवाज ये नीचे वाले पुराने वॉल्ट की है। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं भूख से लगभग मरने वाला था तो वो नीचे वाला पुराना वॉल्ट ही था जिसने चुपके से मेरे दरवाजे की दराज से आधा उबला हुआ बन पाव खिसकाया था। मैं खिड़की की तरफ झपटता हूँ। एक और साइलेंसर ने पुराने वॉल्ट को नीचे क्यारी के पास फंसा लिया है। एक ठंडा मेंटल ब्रॉडकास्ट हवा में भरने लगता है और इस पल में मेरा खून पहले से कहीं ज्यादा उबलने लगता है। उसी पल मैं अपना फैसला करता हूँ, नोरा यही रुको, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे वो दरवाजा मत खोलना। मैं टेबल पर रखी हाई कॉन्सेंट्रेशन तेज अल्कोहल की बोतल और विंडो प्रूफ लाइटर उठाता हूँ, दरवाजा झटके से खोलता हूँ और सीढ़ियों की तरफ भागता हूँ। मैं नीचे साइलेंसर पर चिल्लाता हूँ, ठीक उसी वक्त जब वो पुराने वॉल्ट की तरफ अपने टेंटिकल्स बढ़ाता है। ओ तुम नीचे बिना चेहरे वाली चीज, क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या तुम उस सूखे हुए बूढ़े आदमी को छोड़ने के लिए तैयार हो जिसके बदले में ऊपर से एक जवान और जिंदादिल इंसान सीधा तुम्हारे पास चल कर आएगा? नीचे की हवा जम जाती है। साइलेंसर हमला करने के बीच में ही रुक जाता है। आत्मा एक वो बिना चेहरे वाला खालीपन अंधेरी सीढ़ियों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ता है और मुझ पर अपनी नजरें टिका देता है। लॉजिक को पलटने का वो तरीका फिर से काम कर गया। एक मरते हुए बूढ़े आदमी के मुकाबले मेरे जैसी ताजा पुनर्जन्म वाली आत्मा एक बहुत बड़ी दावत है। मेरे दिमाग में एक लालची जमा देने वाला मेंटल ब्रॉडकास्ट तेजी से आता है। हाँ, वो पुराने वर्ल्ड को छोड़ता है और चारों हाथ पैरों पर एक खौफनाक स्पीड से मेरी तरफ आता है। भागो, मेरी फिक्र मत करो। नीचे से पुराने वर्ल्ड की टूटी हुई चीख आती है। मेरे होठों के किनारे एक जंगली सी स्माइल में मुड़ जाते हैं। इन रूल से चलने वाली दुनिया में भागना सबसे बेकार काम है जो तुम कर सकते हो। बाहर निकलने का इकलौता रास्ता हमला करना है। मैं खुद को दूसरे और तीसरे फ्लोर के बीच की लैंडिंग सीढ़ियों के बीच की जगह पर खड़ा कर लेता हूँ। संकरी तंग मारने के लिए एकदम सही जगह। जैसे ही उसकी आकृति मेरी नजरों के सामने कोना मुड़ती है, मैं हिचकिचाता नहीं हूँ। मैं अल्कोहल की खुली हुई बोतल को सीधे उस खालीपन के बीचों बीच पूरी ताकत से फेंकता हूँ। फिर मैं विंडो प्रूफ लाइटर जलाता हूँ। क्या तुम ये पूछ रहे हो कि
क्या तुम अपने उस ठंडे शरीर को गर्माहट देने के लिए आग के इस जोशीले बपतिस्मे पवित्र स्नान को एक्सेप्ट करना चाहोगे? साइलेंसर अभी भी जोशीले और गर्माहट को प्रोसेस कर रहा है। इसके इंस्टिंक्ट्स इसे किसी ऐसी चीज को मना करने की इजाजत नहीं देंगे जो सुनने में इतनी पॉजिटिव लगती हो। एक ही पल में संकरी सीढ़ियों में नीली लपटें फूट पड़ती है। अल्कोहल उसकी स्किन चमड़ी पर फैल जाता है और किसी जलती हुई सरांत की तरह चिपक जाता है। साइलेंसर कान फाड़ देने वाली चीख निकालता है। ये आग नहीं है जो इसे खत्म कर रही है, ये लॉजिक का टकराव है। ये इस भयानक फिजिकल दर्द को गर्माहट के कॉन्सेप्ट विचार के साथ नहीं मिला सकता और इसका रूल कोर नियमों का केंद्र पिघलने लगता है। ये दीवारों से टकराता है, काले टेंटेकल्स पागलों की तरह इधर उधर छटपटाते हैं और सीढ़ियों की रेलिंग को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। मैं फिर बोलता हूँ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो क्या तुम अभी सांस लेना बंद करना चाहोगे और उस दर्द को पूरी तरह से खत्म होने दोगे? ये मौत का एक परफेक्ट जाल है। दर्द को खत्म करने के लिए, इसे सांस लेना बंद करने के लिए राजी होना ही होगा। साइलेंसर लपटों में बुरी तरह से तड़पता है। उसके दिमाग में हाँ शब्द पूरी तरह से बन भी नहीं पाता कि उसका शरीर किसी पंक्चर हुए गेंद की तरह पिचक जाता है। काले लिक्विड तरल के एक गड्ढे में गिर पड़ता है और आग में छनछनाते हुए जलकर खत्म हो जाता है। मैं दीवार के सहारे टिक जाता हूँ, हवा निगलता हूँ। मेरा दिल पसलियों से जोर जोर से टकरा रहा है। एक बार फिर जीत। पुराना वर्ड सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ ऊपर आता है। अभी भी कांप रहा है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं और वो घुटनों के बल बैठने ही वाला है। मैं उसे नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेता हूँ, लेकिन मेरी नजरें पहले ही उसके पास जाकर सीढ़ियों में ऊपर नीचे खुलते दरवाजों पर जा टिकी है। उस चोर ने पूरी बिल्डिंग को जगा दिया है। उन्होंने मुझे साइलेंसर को मारते हुए देखा, उन्होंने मुझे उस बूढ़े आदमी को बचाते हुए देखा और अब उन आंखों में सिर्फ डर नहीं है, वहाँ भूख है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पास ताकत है और मेरे पास सामान है। पुराने वर्ल्ड, मैं सर्दियों की हवा की तरह ठंडी और चुभने वाली अपनी आवाज को तेज करता हूँ। पहले कभी तुमने चुपके से मुझे आधा बन दिया था, आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दे रहा हूँ। वह कर्ज चुकता हो गया। मैं उसे छोड़ देता हूँ और अपनी पीठ के पीछे से बोनिंग नाइफ चाकू निकालता हूँ। ब्लेड आग की रोशनी में चमकता है। मैं धीरे धीरे चलकर हॉलवे के बीचों बीच आता हूँ। मेरी नजरें बाहर झांकते हर चेहरे को स्कैन कर रही हैं। पड़ोसियों क्या बहुत देख लिया। एकदम सन्नाटा, किसी की आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम चाहते हो जो मेरे पास है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं। मैं एक ठंडी हंसी हंसता हूँ। ठीक है। जैसे ही वो शब्द गिरता है, कई दरवाजे और चौड़े हो जाते हैं, लेकिन मेरी टोन तीखी और जानलेवा हो जाती है। तुम सबने देखा कि मार्कस का क्या हुआ। तुमने देखा कि उन दो साइलेंसर्स का क्या हुआ। जो कोई भी 10 मिनट और जिंदा रहना चाहता है, अपना सारा सामान लेकर आओ, मेरे दरवाजे पर मिलो। बिल्कुल। मैं चाकू को अपने हाथ में धीरे धीरे घुमाता हूँ। तुम चाहो तो ना आने का फैसला भी कर सकते हो। उस मामले में मैं ही वो इंसान होऊंगा जो एक सवाल लेकर तुम्हारे दरवाजे पर खटखटाएगा। उस पल मैं अब वो इंसान नहीं हूँ जिसे मार्क्स अपनी उंगलियों पर नचाता था। मैं इस बिल्डिंग का जज हूँ। 10 मिनट बाद 3rd फ्लोर का हॉलवे भरा हुआ है। कोई भी इस बात पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा कि वो सवाल क्या हो सकता है। यहाँ तक कि 5th फ्लोर 5वीं मंजिल का सबसे अग्रेसिव गुस्सैल आदमी जो टैटू से भरा हुआ है, वे भी अपनी गर्दन झुकाए इंस्टेंट नूडल्स का एक बॉक्स पकड़े भीड़ में चुपचाप खड़ा है। डर कंट्रोल कब्जे का सबसे बेहतरीन टूल है और नया ऑर्डर नियम लगभग हमेशा पूरी ताकत पर ही बनता है। नोरा दरवाजा खोलती है और ये नजारा देखती है। उसका हाथ अपने आप उसके मुंह पर चला जाता है। नोरा, एक नोटबुक ले आओ। मैं पीछे नहीं मुड़ता, मैं बस ऑर्डर देता हूँ। आज से तुम सारा सामान संभालोगी। सब कुछ सेंट्रल स्टोर में जाएगा। बंटवारा इस बात पर तय होगा कि कौन कितना कंट्रीब्यूशन योगदान दे रहा है। पुराने वर्ल्ड, तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारा काम उन पर नजर रखना है। कोई भी जो सामान छिपा रहा हो, कोई भी जो मेरी पीठ पीछे चाल चल रहा हो, तुम तुरंत मुझे बताओगे। पुराना वॉल्ट ऐसे सीधा खड़ा हो जाता है जैसे उसे कोई ऐसी चीज मिल गई हो जो उसने दशकों पहले खोदी थी। ठीक है एड्रियन, मेरा वादा रहा। देखता हूँ कौन कोशिश करता है। भीड़ में से किसी ने अपने होंठ हिलाए। ऐसा लग रहा है जैसे वे ऑब्जेक्शन विरोध करने वाले हैं। मेरी एक नजर पड़ते ही वे तुरंत अपना सिर नीचे कर लेते हैं। मैं किसी ऐसे इंसान का बोझ नहीं उठाता जो किसी काम का न हो। मैं अंदर से मिलने वाली धमकियों को बर्दाश्त नहीं करता। मैं इस भीड़ को देखता हूँ और अपने नए ऑर्डर का पहला सख्त रूल सामने रखता हूँ। इस कंपाउंड इमारत में मेरे सवाल ही कानून है। तुम्हें सिर्फ एक शब्द में जवाब देना है। हाँ, अब मुझे बताओ, क्या तुम जिंदा रहने के लिए अपनी वफादारी और अपनी जान मेरे कमांड आदेश के नीचे रखने के लिए तैयार हो? दर्जनों आवाजें उस संकरे हॉलवे में भर जाती हैं, उखड़ी हुई ऊपर नीचे, लेकिन निराशा की गहराइयों से एक साथ उठती हुई। हाँ, उस पल से एक आम सर्वाइवर, बचने वाले इंसान की पहचान मिट जाती है। उसकी जगह जो चीज लेती है वो कुछ नया है। इस बिल्डिंग का एब्सोल्यूट रूलर, पूरी तरह से राज करने वाला। अगले एक हफ्ते में मैं सीढ़ियों को मजबूत करने, नीचे की मंजिलों की हर खिड़की को सील करने और इस पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को एक स्टील के किले में बदलने में उन्हें लीड करता हूँ। मैं उन्हें सिखाता हूँ कि साइलेंसर के मौत वाले सवालों से बचने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं उन्हें सिखाता हूँ कि रिसोर्सेज, सामान हासिल करने के लिए लीडिंग क्वेश्चंस, सही दिशा में ले जाने वाले सवालों का इस्तेमाल कैसे करना है। ग्रुप बड़ा होने लगता है, लोग एक साथ जुड़ने लगते हैं। एक बार जब कंपाउंड अपनी रिदम रफ्तार पकड़ लेता है तो मैं नाम को छोड़कर हर तरह से उनका बिना किसी शक का रूलर बन जाता हूँ। नोरा मेरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है जो इन्वेंट्री, सामान और डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारे को मैनेज करती है। पुराना वॉल्ट मेरी आंखें और कान है जो रोज हॉल में घूमता है, हर शिकायत और हर शक वाली हरकत पर नजर रखता है। लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, चीजें उतनी ही मुश्किल होने लगती हैं। कोई न कोई ऐसा हमेशा होता
होता है, जिसे लगता है कि उसने रूल्स को क्रैक कर समझ लिया है और वो मेरे नुकसान पर इसे साबित करना चाहता है। आज का चैलेंजर चुनौती देने वाला आगे कदम बढ़ाता है। चश्मे वाला एक धीमी आवाज में बात करने वाला आदमी, उसका नाम लियोन है। जब वो कंपाउंड में शामिल हुआ था तो वो कुछ करने के लिए बहुत उतावला था। रेडियो इक्विपमेंट सामान के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। हमारे ट्रांसमीटर को फिर से चालू कर दिया, इससे कुछ तो फायदा हुआ ही था। अब सप्लाई स्टेशन पर खड़ा है और नोरा को देखकर मुस्कुरा रहा है। मैं कंपाउंड के कुछ सामान के बदले में अपने पास मौजूद कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रेड बदलना करना चाहूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? नोरा मेरे सेट किए हुए प्रोटोकॉल को फॉलो करती है और स्टैंडर्ड तरीके से जवाब देती है। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम अपने इन्फॉर्मेशन के बदले में हमारे स्टोर से बराबर वैल्यू कीमत का सामान ट्रेड करने के लिए तैयार हो? क्या ये सही है? यह मेरा पहला फायरवॉल बचाव है। एक्सचेंज लेन देन को हमेशा बराबर वैल्यू पर ही टिका कर रखो। लियोन अपना चश्मा ऊपर धकेलता है। लेंस के पार एक चमक सी गुजरती है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप इस कंपाउंड के लीडर के तौर पर हमारे आधे डिब्बा बंद खाने के बदले में फ्यूचर में मेरी तरफ से एक बहुत ही क्रिटिकल, जरूरी, जान बचाने वाली इंटेलिजेंस जानकारी देने के वादे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे? कमरा तुरंत शांत हो जाता है। हर एक आंख डिब्बों से हटकर मेरे चेहरे पर टिक जाती है। हमारा आधा डिब्बा बंद खाना, ये कंपाउंड की पूरी हार्ड करेंसी, सबसे कीमती सामान का लगभग आधा हिस्सा है, वो भी एक गोलमोल जिसे साबित न किया जा सके। ऐसे वादे के बदले में कितना बड़ा धोखा है। बिना कुछ दिए कुछ पाना। और वह नोरा से नहीं पूछ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है। वो नो बैन का इस्तेमाल एकदम सटीक तरीके से कर रहा है। अगर मैं नो कहता हूँ तो किसी को नहीं पता कि डूम्सडे रूल मेरे साथ क्या करेगा और कोई ये जानने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन अगर मैं हाँ कहता हूँ तो मेरी अथॉरिटी अधिकार एक ही पल में गिर जाएगी। अगर वह आज एक वादे के बदले हमारा आधा डिब्बा बंद खाना ट्रेड कर सकता है तो कल कोई भूत की कहानी के बदले हमारा सारा पानी ट्रेड करने की कोशिश करेगा। पूरा ऑर्डर टूट जाएगा। मैं अपने हाथ खोलता हूँ और भीड़ के पीछे से धीरे धीरे बाहर आता हूँ और ठीक उसके सामने रुक जाता हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ। लियोन, ये बहुत अच्छी तरह से बनाया गया। सवाल है वो अपने होठों के किनारे को ऊपर उठने से नहीं रोक पाता, लेकिन मुझे पूरी बात ठीक से समझ नहीं आई। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे सवाल को कुछ ज्यादा सटीक, साफ भाषा में ट्रांसलेट करने में मदद करूँ ताकि यहाँ मौजूद हर इंसान को ठीक ठीक समझ आ जाए कि तुम्हारा मतलब क्या है? मैं उसकी आंखों में आंखें डाले रखता हूँ। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता मैं फायर करता हूँ। तुम असल में जो पूछ रहे हो वो ये है कि क्या तुम, लियोन, पर्सनली खुद हर इंसान के सर्वाइवल राशन का आधा हिस्सा फ्री में तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हो, एक ऐसे जुबानी वादे पर दांव लगाने के लिए जो शायद आगे चलकर बिल्कुल बेकार साबित हो? क्या तुम यही पूछ रहे हो? मेरी आवाज तेजी से तेज हो जाती है। हर एक शब्द कमरे में किसी गोली की तरह लगता है। लियोन के चेहरे का वो घमंड एक ही पल में उड़ जाता है। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैंने उसके खेल में उसका साथ नहीं दिया। मैंने उसके उस घटिया सी चाल को चीरकर खोल दिया और उसे सबके सामने रख दिया। भीड़ में हलचल होती है। लियोन की तरफ देखने वाली नजरें क्यूरियोसिटी, उत्सुकता से ठंडी नजरों में बदल जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन कुछ बाहर नहीं आता क्योंकि वो नो नहीं कह सकता। जिस पल वो ऐसा करेगा वो इस बात को मान लेगा कि उसके सवाल का मतलब बिल्कुल वही था जो मैंने कहा था। मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ जब तक कि मैं लगभग उसके चेहरे के पास नहीं पहुँच जाता। मेरी आवाज धीमी है, बस इतनी तेज कि सिर्फ हम दोनों ही सुन सके। मेरे साथ खेल मत खेलो। फिर मैं तेजी से पीछे हटता हूँ, वापस भीड़ की तरफ मुड़ते हुए। या शायद लियोन, तुम असल में यहाँ मौजूद हर किसी से एक अलग सवाल पूछना चाहते हो। मेरी आंखें हर एक चेहरे पर घूमती हैं। क्या तुम सच में यहाँ मौजूद हर किसी से ये नहीं पूछ रहे हो? क्या आप किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करने के लिए तैयार है जो कयामत के इस वक्त में कुछ भी कंट्रीब्यूट, योगदान करने के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि लूपहोल्स, कमियों के जरिए कंपाउंड को पूरी तरह से खाली करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ मौजूद हर किसी को बेवकूफ समझ रहा है? भीड़ फूट पड़ती है। बिल्कुल नहीं, उसका यही मतलब था। लांत है, मुझे पता था कुछ गड़बड़ है। हमारे आधे डिब्बों के लिए एक वादा। वो चाहता है कि हम सब उसके लिए फ्री में काम करें। लियोन का चेहरा लोहे जैसा ग्रे पड़ जाता है। वह मेरी कही हुई एक भी बात से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि डूम्सडे रूल की जंजीर उसके गले में कसकर बंधी हुई है। उसकी खामोशी का हर एक सेकंड एक कबूलनामा है। मैं शांत रहने के लिए अपना हाथ उठाता हूँ। लियोन, मैं तुम्हें सवाल पूछने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। मैं अपनी नजरें उसकी नजरों पर टिका देता हूँ, उसे नजरें चुराने की कोशिश करते हुए देखता हूँ और धीरे धीरे साफ शब्दों में बोलता हूँ, क्या आखिर में तुम सच में हर किसी से यही नहीं पूछना चाहते हो? हर कोई। मैं लियोन एक पल के लिए अपना दिमाग खो बैठा था और कलेक्टिव ग्रुप को नुकसान पहुंचाने और अपने खुद के फायदे के लिए एक लॉजिक ट्रैप का यूज करने की कोशिश की। मैं सजा का हकदार हूँ। क्या आप मुझे हमेशा के लिए इस कंपाउंड से बाहर जाने देने के लिए तैयार हैं? हॉलवे एकदम शांत हो जाता है। लियोन कांप रहा है। हर कोई उसे देख रहा है, उसके पूछने का इंतजार कर रहा है, या ज्यादा सटीक तरीके से कहूँ तो मेरे उसके लिए पूछने का इंतजार कर रहा है। वो नहीं कहेगा तो मैं कहूँगा। मैं भीड़ की तरफ मुड़ता हूँ और अपनी आवाज तेज करता हूँ। क्या आप सब किसी ऐसे इंसान को बाहर निकालने के लिए तैयार हैं जिसने हमें बांटने की कोशिश की और ये पक्का करने के लिए तैयार हैं कि उसे हमें खाई में धकेलने का दूसरा या तीसरा मौका कभी न मिले? हाँ, इसे बाहर निकालो। इस बार जवाब एक ही आवाज में है, कान फाड़ देने वाला। नो बैन के तहत ये कंपाउंड का पहला यूनानिमस वोट सबकी सहमति से लिया गया फैसला बन जाता है। लियोन फर्श पर गिर जाता है। उसका चेहरा राख के रंग का हो गया है। मैं उसे नीचे देखता हूँ। मेरे सीने में कोई हलचल नहीं होती। तुमने उन्हें सुन लिया। मैं मुड़ता हूँ और पीछे मुड़कर नहीं देखता। नोरा, इसे पानी की एक बोतल और क्रैकर्स का एक पैकेट दो और फिर इसे बाहर छोड़ाओ। इसी पल एब्सोल्यूट अथॉरिटी, पूरा अधिकार
ऑफिशियली औपचारिक रूप से और पूरी तरह से कायम हो जाती है। तभी कोने में रखा रेडियो जिसे लियोन ने ठीक किया था अचानक स्टैटिक खराब सिग्नल की एक तेज आवाज के साथ बजने लगता है और एक आदमी की आवाज आती है जो किसी गुफा जैसी गूंज के साथ गहरी है। शहर के सर्वाइवर्स, हेलो, क्या आप अपना ये बेकार का विरोध छोड़ने और इंसानों को बचाने वाले हमारे अलायंस गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं? वह आवाज ऐसी लगती है जैसे किसी गहरे गड्ढे से उठ रही हो। लो क्वालिटी सिग्नल को चीरती हुई सीधे कमरे में मौजूद हर कान तक पहुंच रही हो। अपनी सारी सप्लाई सौंप दो, अपनी उन हंसाने वाली प्राइवेट टेरिटरीज, निजी जगहों को छोड़ दो और एक एफिशिएंट, बेहतर, यूनिफाइड मैनेजमेंट, एक साथ मिलकर काम करने वाले सिस्टम के सामने सरेंडर, समर्पण कर दो। क्या आप तैयार हैं? ब्रॉडकास्ट पर मौजूद वो आदमी चिल्लाता नहीं है, धमकी नहीं देता है। उसकी टोन किसी वेदर रिपोर्ट, मौसम की जानकारी जितनी शांत है, और वो शांति ही है जो आपके पैरों के तलवों से लेकर सीधे आपके सिर की चोटी तक एक सिहर पैदा कर देती है। ये खुलेआम चली गई एक चाल है, दिन के उजाले में बिछाया गया एक बहुत बड़ा जाल, एक ऐसा जाल जिसे आप चाहकर भी मना नहीं कर सकते। डर किसी अनदेखी लहर की तरह हॉलवे में भर जाता है। पुराने वॉल के होंठ कांप रहे हैं। वो मुझे देखता है, उसकी आंखें दहशत से भरी है। नोरा बिना सोचे छोटे पीठ को अपने पीछे खींच लेती है। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका है। कमरे की हर एक आंख किसी स्पॉटलाइट की तरह मुझ पर टिक जाती है। उनकी नजरों में मैं वह इंसान हूँ जो रूल से लड़ सकता है, एक भगवान। लेकिन मुझे सच पता है, एक भगवान, लेकिन मुझे सच पता है मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं बस एक आम इंसान हूँ जो बाकी सबसे एक बार ज्यादा मर चुका है। इस ब्रॉडकास्ट वाला आदमी मार्कस या लियोन जैसा बिल्कुल नहीं है। वे छोटे मोटे मौके का फायदा उठाने वाले लोग थे जो सिर्फ लेना जानते थे। वो सिर्फ डूम्सडे रूल को समझता ही नहीं है। उसने इसे इसकी मैक्सिमम पावर, पूरी ताकत तक ले जाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। मास ब्रॉडकास्ट, एक साथ सबको मैसेज भेजना। उसे किसी एक दरवाजे पर खटखटाने की जरूरत नहीं है। वो एक जगह बैठता है और पूरे शहर को एड्रेस करता है, संबोधित करता है। अपने सिग्नल के रेंज में आने वाले हर इंसान पर अपनी मर्जी थोपता है। इसका बोझ मेरे सीने पर किसी असली पत्थर की तरह पड़ता है। मैं कमरे के पार उन सभी डरे हुए चेहरों को देखता हूँ। नोरा की बाहों में छोटे पीठ की बड़ी नासमझ आंखों को देखता हूँ। नहीं, मैं नर्क से लड़कर वापस आया हूँ, किसी और जगह, किसी और तरीके से दोबारा मरने के लिए नहीं। मैं धीरे धीरे एक गहरी सांस लेता हूँ और फ्रस्ट्रेशन, निराशा और प्रेशर दबाव की हर उठती हुई लहर को जबरदस्ती नीचे दबा देता हूँ। मैं उन सबको देखता हूँ और धीरे धीरे बोलता हूँ, मैं हमेशा एक पहाड़ था, कभी कोई नदी नहीं। खाली नजरें, किसी को कुछ समझ नहीं आता। मैं मुस्कुराता हूँ, एक ऐसी स्माइल जिसमें कोई गर्माहट नहीं है, सिर्फ ठंडे किनारे हैं। एक नदी किसी बड़ी नदी में समा जाती है, लेकिन एक पहाड़ बस वहीं खड़ा रहता है। मैं आवाज करते हुए रेडियो के पास जाता हूँ और कमरे में मौजूद हर हैरान चेहरे के सामने अपना हाथ बढ़ाता हूँ। मैं धीरे धीरे एंटीना को तब तक मोड़ता हूँ जब तक वो टूट नहीं जाता। एक साफ तेज आवाज और ब्रॉडकास्ट कटकर सन्नाटे में बदल जाता है। पूरी दुनिया एक ही पल में शांत हो जाती है। मैं वापस उस हैरान भीड़ की तरफ मुड़ता हूँ। उसने हमसे पूछा कि क्या हम तैयार हैं, लेकिन वो भूल गया हमारे पास भी सवाल पूछने का हक है। यहाँ रुकने का मतलब है कि वो हक किसी और को सौंप देना। हम कसाई के सामने मेमने बन जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो? कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनकी बंधी हुई मुट्ठियाँ और लाल आंखें मुझे पहले ही जवाब दे चुकी हैं। मैं उस दीवार के पास जाता हूँ जहाँ हमने सप्लाई रन के दौरान मिला। एक सिटी मैप शहर का नक्शा टांगा हुआ है। मेरी उंगली का पोर मैप के बीचों बीच पड़ता है। ब्रॉडकास्ट टावर की मार्क की हुई लोकेशन। इसके बजाय कि हम उसके हमें ढूंढने का इंतजार करें, हम उसे पहले ढूंढते हैं। मैं नोरा की तरफ मुड़ता हूँ और ऑर्डर देता हूँ। वो तुरंत सीधी खड़ी हो जाती है। हमारे सारे हथियारों और यूज की जा सकने वाली गाड़ियों की गिनती करो। सबसे मजबूत और सबसे तेज दिमाग वाले 3 लोगों को चुनो। एक स्ट्राइक टीम बनाओ। हाँ, पुराना वॉल्ट, तुम और बाकी सब इस बिल्डिंग का आखिरी रीइंफोर्समेंट, मजबूती का काम शुरू करो। अब इस पल से ये जगह हमारा किला है और हमारा बैकअप। मैं रुकता हूँ। मेरी आंखें कमरे में मौजूद हर इंसान पर घूमती हैं। याद रखना, हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं। हम नेगोशिएट, समझौता नहीं करने वाले हैं। मेरी आवाज धीमी हो जाती है जिसमें किसी आखिरी फैसले का वजन है। मैं उसे ये बताने जा रहा हूँ कि इस शहर के 2 रूलर्स राज करने वाले हैं, या यूं कहूँ बहुत जल्द सिर्फ एक ही बचेगा। हम एक मॉडिफाई की हुई SUV चला रहे हैं जिसके सामने आर्मर्ड स्टील, मजबूत लोहे की चादर लगी हुई है जो इस मुर्दा शहर से किसी खामोश शिकारी की तरह गुजर रही है। अंदर कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ इंजन की भारी गड़गड़ाहट और टायरों के नीचे बजरी के कुचलने की आवाज है। नोरा ने जिन 3 लोगों को चुना था, रेक्स मिलिट्री पूर्व सैनिक है, ड्राइविंग कर रहा है और नजर रखे हुए है, और जुड़वा भाई ब्रूनो और प्राइमो जो पहले जिम ट्रेनर थे, किसी दीवार की तरह चौड़े हैं और हर एक ने एक फायर एक्स कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है। हम अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं। उनका कंपाउंड मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूती से सुरक्षित किया गया है। रेक्स गाड़ी को पहले चेकअप पॉइंट से 50 मीटर की दूरी पर रोकता है। हम क्या करें? उनके पास हथियार है। उसकी आवाज में एक कसाव है। मैं दरवाजा खोलता हूँ और अकेला बाहर निकलता हूँ। चेक पॉइंट के पीछे कम से कम 5 या 6 बंदूकों की नाल सीधे मेरी तरफ तनी हुई है। सामने खड़ा आदमी दूर से चिल्लाता है, क्या तुम अभी मुड़कर वापस जाने के लिए तैयार हो? एक स्मार्ट ओपनिंग मूव, शुरुआती चाल। मैं हाँ नहीं कह सकता और मैं नो नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं डूम्सडे रूल के शब्दों के हिसाब से नो कहता हूँ तो मैं ये डिक्लेयर घोषणा कर रहा हूँ कि मैं जाने से मना कर रहा हूँ, जिसका मतलब है कि मैं खुद को सरेंडर कर रहा हूँ। लेकिन मैं मुस्कुराता हूँ, मैं अपने पैर जमाता हूँ और साफ आवाज में वापस चिल्लाता हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे लीडर के लिए आया हूँ। मुझे बताओ, क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या मैं अपने सारे बचाव छोड़ दूं, अकेले तुम्हारे बेस में आ जाऊं और तुम्हारी पूछताछ के सामने सरेंडर कर दूं? मैंने दुश्मनी की एक पॉसिबल संभावित
संभावित काम को एक ऐसे सवाल में बदल दिया है जो वे मुझसे पूछ रहे हैं। गार्ड साफ तौर पर जम जाता है। उसने इस काउंटर पलटवार की उम्मीद नहीं की थी। हवा कुछ सेकंड के लिए जम सी जाती है, फिर उसके साइड में रखे रेडियो से एक आवाज आती है जो खुश और बिना किसी जल्दबाजी के है। दिलचस्प है, उसे अंदर आने दो। चैनलिंग गेट धीरे धीरे खुलता है। मैं पीछे मुड़कर रेक्स और बाकी लोगों को देखता हूँ। एक शांत नजर जो कहती है शांत रहो, फिर अकेला अंदर जाता हूँ। मुझे ब्रॉडकास्ट टावर के अंदर ले जाया जाता है, जिसे एक बहुत बड़े लिविंग कॉम्प्लेक्स रहने की जगह में बदल दिया गया, जो हर दिशा में चलते हुए लोगों से भरा हुआ है। फिर भी एक अजीब सा सन्नाटा है। हर चेहरा एकदम खाली है। एक ऐसा ऑर्डर जो आपके अंदर तक एक सिहरन भेज देता है। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मेन ब्रॉडकास्ट हॉल में मेरी मुलाकात फाइनली उनके लीडर से होती है। वो 40 के दशक के बीच का लगता है। सोने के फ्रेम वाला चश्मा, एक साफ सफेद शर्ट। वो क़यामत के किसी वॉरलॉर्ड लड़ाकू नेता जैसा कम और किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसा ज्यादा लगता है। वो एक चौड़ी ब्रॉडक्ट डेस्क के पीछे बैठा है और आराम से अपना चश्मा साफ कर रहा है। वेलकम, वो कहता है लेंस के पीछे से अपना सिर उठाते हुए। उसकी आंखें किसी बाज की तरह तेज हैं। वो मेहमान जो लॉजिक के साथ लड़ता है, और तुम ही वो इंसान होगे जिसे सवाल पूछना पसंद है। मैं उसके सामने वाली कुर्सी खींचता हूँ और बिना बुलाए बैठ जाता हूँ। वो मुस्कुराता है। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क़यामत के वक्त में इंटेलिजेंस दिमाग ही ताकत है। क्या तुम ऐसा नहीं कहोगे? वो अपना चश्मा वापस पहनता है और थोड़ा आगे की तरफ झुकता है। उंगलियां डेस्क पर एक दूसरे में फंसी हुई है। तुम्हारे यहाँ आने ने मुझे सच में हैरान कर दिया। मुझे लगा था कि इस शहर में मैं ही अकेला ऐसा इंसान बचा हूँ जिसका दिमाग सच में साफ है। अगर तुम्हें पहले से ही मेरे वजूद के बारे में पता था तो उस ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल मुझे टटोलने के लिए क्यों किया? क्या ये थोड़ा बेमतलब नहीं लगता? मैं बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं हूँ। वह टटोलना नहीं था। वो अपना सिर हिलाता है। उसकी स्माइल और गहरी हो जाती है। वो एक डिक्लेरेशन घोषणा थी। मैं बस अपनी प्रेजेंस मौजूदगी का ऐलान कर रहा था और उन लोगों को रास्ते से हटा रहा था जो इतने बेवकूफ हैं कि रूल्स तक नहीं समझ सकते। उसका हर एक शब्द बिना छिपे घमंड और इंसानी जान के प्रति पूरी बेपरवाही से टपक रहा है। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। यह आदमी मार्कस से 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक है। मार्कस का लालच और क्रूरता उसके चेहरे पर साफ दिखती थी। इस आदमी की बुराई लॉजिक और इंटेलिजेंस बुद्धिमानी के आवरण में लिपटी हुई है जो शांति की परतों के नीचे छिपी है। उसे चीजें छीनने में मजा नहीं आता। उसे अपनी बौद्धिक शक्ति, दिमागी ताकत के दम पर हर चीज को कंट्रोल करने में मजा आता है। वो मुझे ध्यान से देखता है, फिर अपना पहला असली सवाल फेंकता है। चूंकि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आए हो तो मैं मानकर चलता हूँ कि तुम एक समझदार इंसान हो। तो क्या तुम सभी सर्वाइवर्स, बचने वालों के फ्यूचर के लिए अपनी इंटेलिजेंस, समझ का कंट्रीब्यूशन, योगदान देने और हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो? ये सवाल नीचे खड़े गार्ड के सवाल से 100 गुना ज्यादा खूंखार है। उसने कहा था ये रोशनी की एक किरण जैसा लगता है, लेकिन अगर मैं इसका सही जवाब नहीं दे पाया तो इसका मतलब होगा कि मैंने चुपचाप अपने ऊपर उसके अधिकार को मान लिया है। मेरा दिमाग हर एक शब्द को चीर कर रख देता है। कंट्रीब्यूट, हमारे साथ जुड़ो। इनमें से हर एक शब्द एक ऐसी हायरार्की, व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहा है जहाँ मैं उससे नीचे हूँ। उसे कोई पार्टनर, साथी नहीं चाहिए। उसे एक चालाक नौकर चाहिए। मैं उसकी आंखों में आंखें डालता हूँ और मुस्कुराता हूँ। प्रोफेसर, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, लेकिन जवाब देने से पहले क्या मैं ये कंफर्म पक्का कर सकता हूँ कि क्या तुम असल में ये पूछ रहे हो कि क्या तुम मेरी टीम के साथ बराबरी का सहयोग करने और एक ऐसा प्लान मिलकर बनाने के लिए तैयार हो जो हर इंसान के बुनियादी हकों की हिफाजत करे, बजाय इसके कि तुम सिर्फ अकेले मेरी वफादारी की कसम खाओ। मैंने कंट्रीब्यूट की जगह बराबरी का सहयोग और तुम्हारे साथ जुड़ने की जगह मिलकर बनाने का इस्तेमाल किया है। पहली बार प्रोफेसर की स्माइल जम जाती है। वो पूरे 10 सेकंड तक खामोशी से मुझे घूरता रहता है। उसकी आंखों की वो चमक धीरे धीरे एक ऐसे इंसान की सावधानी भरी थकान में बदल जाती है जिसका सामना फाइनली किसी टक्कर के इंसान से हुआ हो। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज हो। वो बिना किसी वार्निंग के अपनी बात पलटता है। क्या तुम्हें ये जानने की क्यूरियोसिटी, उत्सुकता नहीं है कि मैं इतनी आसानी से इस तरह का सिस्टम कैसे बना पाया? मेरे जवाब का इंतजार किए बिना वो मुझे जवाब दे देता है, क्योंकि रूल्स को खुद अपग्रेड किया जा सकता है। जब कोई इंसान 100 से ज्यादा लोगों की इच्छा को कंट्रोल करने के लिए रूल्स का कामयाबी से इस्तेमाल करता है तो उसे एक रूल विश, नियम की इच्छा मिलती है। ये कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। मेरी पहली विश ये थी, कोई भी जो मेरे खिलाफ बगावत का ख्याल भी लाता है उसे तुरंत सुइयां चुभने जैसा तेज दर्द महसूस होता है। और बस इसी तरह मेरा सिस्टम कायम हो गया। प्रोफेसर की आंखों में एक पागलपन भरी चमक है। मेरे दिमाग में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। कोई हैरानी नहीं कि यहाँ हर कोई खाली खोल की तरह क्यों चलता है। वे बगावत करने से इनकार नहीं करते। वे खुद को इसके बारे में सोचने की इजाजत तक नहीं दे सकते। वो अब पीछे की तरफ झुकता है, वापस उसी पूरे कंट्रोल वाले पोस्चर मुद्रा में बैठ जाता है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझसे बराबरी की बात करने के लायक हो? उसे लगता है कि इस खुलासे ने मुझे तोड़ दिया होगा, लेकिन मुझे अभी अभी उसकी कही गई हर बात में सबसे जानलेवा कमजोरी मिल गई है। मैं उसे अपनी ही जीनियस बुद्धिमानी पर उस घमंड भरी सेटिस्फेक्शन के साथ बैठे हुए देखता हूँ और अचानक मुझे ये लगभग मजेदार, दयनीय लगता है। प्रोफेसर के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल जाते हैं। मैं खड़ा होता हूँ। मैं उसकी तरफ नहीं देखता, इसके बजाय मैं हॉल के पार उसके लोगों की तरफ देखता हूँ जो मेरे सिर्फ एक शब्द से ही हलचल में आ गए हैं। मैं अपना हाथ उठाता हूँ और प्रोफेसर की तरफ इशारा करता हूँ, धीरे धीरे, जानबूझकर, जैसे मैं सबके सामने कोई फैसला सुना रहा हूँ। मेरी आवाज तेज नहीं है, लेकिन यह है सीने में किसी बिजली की तरह गूंजती है। प्रोफेसर, क्या तुम असल में अपने फॉलोअर्स, पीछे चलने वालों से यही नहीं पूछना चाहते?
जाते? क्या आप एक आदमी के लालच के लिए बेगुनाह सर्वाइवर्स पर हमला करने और साइलेंसर्स जितने ही खूंखार जानवर बनने के लिए तैयार है? मेरा सवाल हॉल में किसी शांत पानी में गिरे बम की तरह गिरता है। पूरा कमरा उस असर से गूंज उठता है। हर एक आंख प्रोफेसर पर टिक जाती है। उन चेहरों का वो खालीपन गायब हो गया है जिसकी जगह डर, शक और बहुत पहले दबी हुई गुस्से की एक हल्की सी चिंगारी ने ले ली है। जानवर बनना, बेगुनाह सर्वाइवर्स पर हमला करना, ये शब्द उन सबके अंदर बचे हुए आखिरी इंसानी इंस्टिंक्ट प्रवृत्ति पर चोट करते हैं। प्रोफेसर का चेहरा लोहे जैसे ग्रे रंग से सफेद पड़ जाता है। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है। उसका सबसे कीमती फरमान, वो रूल जिस पर उसे इतना घमंड था, ऐसा लगता है जैसे उसने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे सवाल के लिए किसी हाँ या ना की जरूरत नहीं है। मैंने बस उनकी तरफ से पूछा है। वो सवाल जो उनके दिलों की गहराई में दबा हुआ था, वो हार गया। जिस पल मैंने वो सवाल पूछा, सब कुछ उसी वक्त खत्म हो गया था। बिल्कुल बकवास। प्रोफेसर फाइनली टूट जाता है। उसकी आवाज तीखी और टूटी हुई सी निकलती है। वो मेरी तरफ एक कांपती हुई उंगली उठाता है। तुम उनके दिमाग के साथ खेल रहे हो। क्या तुम असल में सबसे ये नहीं पूछ रहे हो, क्या आप एक बाहरी इंसान पर भरोसा करने और उस स्टेबिलिटी, स्थिरता को तबाह करने देने के लिए तैयार है जिसे बनाने के लिए हमने इतनी मेहनत की है? उसकी आखिरी जवाबी चाल एक बार फिर मेरे और बाकी सबके बीच दरार पैदा करने के लिए बाहरी इंसान और अस्थिरता का इस्तेमाल करने की कोशिश। बहुत देर हो चुकी है। मैं उसके सवाल पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं पूरे कमरे का सामना करता हूँ, शांत और जानबूझकर एक एक शब्द बोलता हूँ। मैं यहाँ किसी और के साम्राज्य में शामिल होने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ हर भटकती हुई नदी को एक दिशा देने आया हूँ, एक ऐसी दिशा जो किसी बहुत बड़ी चीज की तरफ ले जाती है। मैं रुकता हूँ, उन डगमगाते हुए चेहरों की तरफ देखता हूँ। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल देने जा रहा हूँ जिसके लिए किसी जवाब की जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरे साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए तैयार हो जो सच में सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए हो, न कि किसी एक इंसान के लालच के लिए? एक ऐसा सिस्टम जो साइलेंसर्स के खिलाफ खड़ा हो और हमें रात को इस डर के बिना सोने दे कि कल हमें भी जल्लाद बनने के लिए मजबूर किया जाएगा। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, भीड़ में एक न रुकने वाली हलचल और फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। प्रोफेसर के इनर सर्कल, खास लोग, उसके दोनों तरफ खड़े हथियारों से लैस गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनके हथियारों पर उनकी पकड़ चुपचाप ढीली हो जाती है। पासा पूरी तरह पलट चुका है। प्रोफेसर अपने ही लोगों को अपना साथ छोड़ते हुए देखता है। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है। वो वापस अपनी कुर्सी पर ऐसे गिर पड़ता है जैसे उसके शरीर की हर एक हड्डी पिघल गई हो। वो पूरी तरह से टूट चुका है। मैं उस पर एक और नजर नहीं डालता। मैं मुड़ता हूँ और सीढ़ियों से नीचे चला जाता हूँ और किसी से कहकर नोरा और पुराने वॉल्ट को ऊपर बुलवाता हूँ। उनके आते ही मैं चीजों को ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करना शुरू कर देता हूँ। सप्लाईज और लोगों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता हूँ। सब कुछ एकदम परफेक्ट ऑर्डर में चलता है, जैसे हम हमेशा से ही इसी जगह से ताल्लुक रखते हो। ये सब मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से हो जाता है। मैं फर्श से छत तक वाली खिड़की के पास जाता हूँ और नीचे प्लाजा मैदान को देखता हूँ। मेरे लोग और प्रोफेसर के पुराने फॉलोअर सावधानी से एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, एक साथ मिलना शुरू कर रहे हैं। एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा सर्वाइवर कंपाउंड मेरे पैरों के नीचे आकार ले रहा है। आज से मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए अकेला लड़ने वाला कोई इंसान नहीं हूँ। मैं एक लीडर बन चुका हूँ। तभी बिना किसी वार्निंग के एक ठंडी मैकेनिकल मशीनी आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठती है, जानी पहचानी और खौफनाक। रूकी नए खिलाड़ी की शील्ड खत्म हो गई है। डूम्सडे रूल अपडेट हो रहा है।